गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज पे स्क्रीन शेयर है। यस मैम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, तो हेडिंग का रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये होता है कि प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू करती है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर इशू करने से कंपनी को क्या मिलता है? कंपनी को अगर पैसे का जरूरत है तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, जैसे इक्विटी करती है। बट इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में फर्क होता है। ठीक है, इक्विटी लोग ट्रू ओनर होते हैं कंपनी का, और प्रेफरेंस लोग ट्रू ओनर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको हमेशा उनके हिस्से का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो। जैसे प्रेफरेंस शेयर जब इशू होता है तो लिखा हुआ रहता है जैसे कि 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या कुछ और। तो ये क्या है? ये होता है डिविडेंड। नहीं, इनको मिलता है डिविडेंड, इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे इसको, डिविडेंड रेट। क्योंकि शेयर होल्डर को क्या मिलता है? हमेशा डिविडेंड मिलता है। ठीक है, तो इनको डिविडेंड मिलेगा। ये 10% एग्जाम्पल है, कुछ भी परसेंटेज हो सकता है जो कंपनी इशू के टाइम पे ही बता देती है। तो ये ट्रू ओनर इसीलिए नहीं है क्योंकि प्रॉफिट हो या ना हो, बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम हो, इनको अपने कैपिटल के ऊपर, और डिविडेंड हमेशा किस पे दिया जाता है? पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो। अब रेट जो रहेगा वो, जैसे कि प्रेफरेंस का रेट फिक्स्ड होता है। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर अनलिमिटेड टाइम के लिए कंपनी इशू नहीं कर सकती, जैसे इक्विटी शेयर का वैसा कोई टाइम नहीं होता है रिडेम्पशन का। अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो इक्विटी शेयर को पे ऑफ करना पड़ेगा, या कंपनी कभी कभी बाई बैक करती है, बट उसे हम लोग वैसा नहीं बोलेंगे कि कंपनी ने उनको रीपे इसीलिए नहीं किया। बाई बैक का अलग कंसेप्ट होता है, जो भी हो वो अभी बोलेंगे तो फिर ये टॉपिक से हट जाएंगे। यहाँ पर कंपनी का प्रेफरेंस शेयर का एक लिमिट होता है, टाइम लिमिट, कि प्रेफरेंस शेयर इतने साल के लिए इशू किया गया, उतना साल। जैसे लोन का एक टर्म होता है ना कि इतने साल बाद मेरा ये लोन रिपे हो जाएगा, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर का क्या होता है? एक टाइम लिमिट होता है कि इतने समय के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ है तो उतने समय बाद क्या करना पड़ेगा? कंपनी को उनका पैसा दे देना पड़ेगा। जैसे मान लो ये है मिस्टर ए, इन्होंने ये एक लिमिटेड कंपनी का मान लो एक प्रेफरेंस शेयर खरीदा था, एक से ही समझ लो। ठीक है, एक प्रेफरेंस शेयर खरीदा था जो कि 100 रुपए का। नॉर्मली इक्विटी शेयर जैसे 10 रुपए का होता है ना, प्रेफरेंस शेयर कितने का होता है? कुछ नहीं बोला जाए तो हमेशा 100 रुपीज का माना जाता है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज का इसने खरीदा, एक प्रेफरेंस शेयर। अब मान लो 10% प्रेफरेंस शेयर वाला था, तो इसको कितना डिविडेंड मिलेगा हर साल? 10 रुपीज। 100 पे 10% करने से एक साल का कितना हो जाएगा? 10 रुपीज मिलेगा। तो अगर ये प्रेफरेंस शेयर मान लो 5 साल के लिए इशू हुआ था, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 साल तक कंपनी से 10 10 10 10 और 10 रुपए का डिविडेंड देगी, क्योंकि उसने कंपनी में 100 रुपए लगाया था। कंपनी ने इस बात का प्रॉमिस किया था कि कंपनी ऐसा ऐसा टर्म्स कंडीशन फॉलो कर लेगी। ठीक है, तो अब जब रिटर्न का टाइम आएगा तब 100 रुपए तो वापस करना चाहिए। किसी से 100 रुपए लिए हैं, बोला था कि तुम्हारे पैसे को यूज करके बिजनेस करेंगे, बदले में तुम्हें प्रॉफिट का हिस्सा देंगे। ठीक है, अब 100 रुपए वापस करना चाहिए। अब कंपनी 100 रुपए भी वापस कर सकती, चाहे तो इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकती है, जिसको बोलते हैं प्रीमियम और रिडेम्पशन। ठीक है, जैसे मान लो कंपनी ने बोला हम कितना लौटाएंगे, 110 या फिर 150। तो जो मिस्टर है, ये इशू के टाइम पे ही बोलना पड़ेगा। इशू जब होगा तभी बोलना पड़ेगा, सारे टर्म्स कंडीशन पढ़ के ही लेने वाला लेगा। बाद में अचानक से बताने से होगा नहीं, वो वैलिड ही नहीं होता है, वो तो प्रोस्पेक्टस में लिखवाना पड़ेगा सारा चीज। ठीक है, तो फिर इनका क्या क्या अर्निंग हुआ इस प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करके? 10 10 10 10 रुपए करके 50 रुपए का डिविडेंड मिला हर साल, और ईयर मतलब टर्म्स खत्म होने पे और 50 रुपीज प्रीमियम, प्रीमियम मतलब ही तो एक्स्ट्रा होता है, ये मिला। तो फिर कितना टोटल इनका हुआ? 100 पे 100। ठीक है, ये ऐसे हो गया। तो अब कंपनी अपना ये जो रिडीम करती है इसको बोलेंगे पार पे रिडीम। 100 लिया था 100 ही दे दिया, या फिर प्रीमियम पे रिडीम, 100 लिया था बोला हम 150 वापस कर देंगे। लेकिन क्या कभी डिस्काउंट पे रिडीम होगा? मतलब कंपनी ऐसा बोलेगी मैंने 100 लिया 90 लौटाएंगे, अगर ऐसा बोलेगी तो क्या कोई पब्लिक खरीदेगा? बोलो,
मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिया, वो बोल रहा है हम आपको 90 रिटर्न करेंगे, तो कोई क्यों लेगा? उसमें तो लॉस है। और ये तो देखो, ये पैसा लगा के कमा रहा है, ये तो अलग चीज है। जब हम लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, बेसिकली ये प्रेफरेंस शेयर में, तो मुझे तो डिविडेंड भी मिलेगा, और जब टर्म्स खत्म होगा तो मेरा पैसा भी तो मुझे वापस मिलेगा। अब वो पैसा हम कम क्यों ले, ज्यादा ना भी मिले, मुझे एटलीस्ट जो दिया वो तो वापस मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर लोन का बात होता है, किसी से उधार लिया, मान लो किसी से तुम लोगों ने 1 लाख रुपए उधार लिया, उसने बोला ठीक है 1,05,000 रिटर्न कर देना, तो क्या तुम लोग मतलब वो 1,05,000 किस बात का लिया? इंटरेस्ट का। ठीक है, तो क्या वो 1 लाख तो एटलीस्ट तुम लोग को रिटर्न करना चाहिए, उसमें भी अगर वो ज्यादा मांगे तो देना पड़ेगा, लेकिन क्या वो बोलेगा ठीक है 1 लाख की जगह कुछ कम दे दो? ऐसा बोल सकता है? नहीं। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट का जो है पार पे भी रिडीम हो सकता है, प्रीमियम पे, बट डिस्काउंट पे रिडीम कभी नहीं हो सकता है। कोई लेगा ही क्यों डिस्काउंट पे? बाकी क्वेश्चन में देखो कुछ भी दे सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली डिस्काउंट में रिडीम नहीं होगा। अब कोई क्वेश्चन बोल दिया डिस्काउंट में रिडीम, तो वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो कुछ भी दे सकता है ना, उसके साथ कोई नहीं। अच्छा, तो लिखो रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एट एग्रीड रेट। तो बेसिकली रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि कैपिटल जो है वापस करना। तो मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें कैपिटल अमाउंट कितना था? 100। ठीक है, और 10 क्या था? डिविडेंड। ठीक है, तो कैपिटल अमाउंट जो है वो रिटर्न का बात हो रहा है, तो कैपिटल अमाउंट एग्रीड रेट। तो मैंने क्या बोला, कैपिटल अमाउंट कैसे रिटर्न हो सकता है? या तो पार पे या फिर प्रीमियम पे, कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, और एओए का परमिशन होना चाहिए। ठीक है, एओए का मतलब, हाँ, ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और इसके बाद प्रेफरेंस शेयर हम पीएस लिखते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कांट बी रिडीम अनलेस दे आर फुल्ली पेड। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी हम लोगों ने कौन सा देखा था, ये बोनस इशू में भी हम लोग ऐसा पढ़ रहे थे। ठीक है, कि अगर मेरा प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड नहीं है तो रिडीम नहीं होगा। देखो वो तो होना ही चाहिए। जैसे अभी मैंने मिस्टर ए वाला एग्जांपल लिया, तो मिस्टर ए के जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया उसमें एक शेयर कितने का था? 100 रुपीज का। ठीक है, अब मान लो कंपनी ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ठीक है, और कॉल, कॉल अभी तक कंपनी ने किया नहीं है। एप्लीकेशन का मान लो 20 रुपीज, अलॉटमेंट का मान लो 50। ठीक है, तो कॉल का कितना होगा? 30। ठीक है, तो फिर 100 होता है। अब कंपनी ने ये और ये कॉल किया, तो कंपनी ने कितना पैसा लिया है? 70, जबकि लेना है कितना उनको? 100। वो तो पहले से ही बोला हुआ है ना। अब कंपनी बोल रही है हम अपना जो है कैपिटल रिडीम करेंगे, मतलब जो लोन लिया था, बेसिकली ये उधार जैसा ही होता है। जो उधार लिया तो वो वापस करना चाहते हैं। तो मैंने अगर 100 रुपए पूरा उधार ही नहीं लिया तो हम उसको 100 रुपए वापस क्यों करें? क्योंकि मैंने कितना लिया उससे, क्योंकि मैंने तो बाकी कॉल किया नहीं। तो जब तक मेरा फुल्ली कॉल्ड अप नहीं होगा हम रिटर्न क्यों करें? नहीं कर सकते ना। मतलब शेयर को अगर फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है, सॉरी फुल्ली पेड अप नहीं है, मतलब कॉल करेंगे तो ही पेड अप होगा। जब तक फुल्ली कॉल्ड अप नहीं होगा और फुल्ली कॉल्ड अप के बाद फुल्ली पेड अप नहीं होगा, तब तक वो प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन नहीं हो सकता है। मतलब पार्टली पेड किसी भी प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कभी भी कंपनी नहीं करेगी। क्यों करेगी? मैंने मांगा 100 रुपए, ठीक है, लेकिन मैंने बोला ठीक है रुक जाओ अभी बस 70 देना। अब जब रिटर्न पे मैंने बोल रखा है कि हम पार पे रिडीम करेंगे, तो हम क्या 70 रुपए लेके किसी को 100 रुपए दे? अगर मैंने बोला ठीक है हम ज्यादा दे सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि हम 100 की जगह 110 देंगे, ठीक है, लेकिन मैं 100 तो रिसीव होना चाहिए, नहीं तो मेरे लिए तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा 70 ही रिसीव है, तो बाकी 30 भी हम क्या करेंगे? पहले मंगवा लेंगे। ठीक है, मतलब कॉल करके उसे फुल्ली पेड अप कर लेंगे, उसके बाद ही जो है हम रिडीम करेंगे। तो ये चीज हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये तीन मेन
जो है ये नॉर्मल, मतलब ये कोई मतलब कैलकुलेशन वाला कंडीशन है नहीं, ये जस्ट लॉ का कंडीशन है कि प्रेफरेंस शेयर नॉर्मली पार और प्रीमियम पे रिडीम होता है, एओए में लिखा हुआ होना चाहिए और हमेशा फुल्ली पेड पे ही होगा, ठीक है। अब कॉपी के मिडिल में लिखो रिडेम्पशन बोल के, रिडेम्पशन, ओके। उससे 3 पॉइंट जो है निकालो, 3 पॉइंट। रिडेम्पशन जब होगा तो हमें क्या क्या चाहिए, तो पहला लिखो। अच्छा बोलो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दोगे, ये जो 100 का 110 या 100 दे रहे हो, तो ये कैसे दोगे, इन द फॉर्म ऑफ कैश, पैसा ही तो देना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, कंपनी के पास क्या होना चाहिए, कैश होना चाहिए, तो मनी अवेलेबिलिटी। देखो हम सिर्फ रीडिंग करेंगे बोलने से नहीं होगा, उसके लिए मेरे पास पैसे का भी तो जुगाड़ होना चाहिए, क्योंकि टाइम तो आ जाएगा, वो तो पहले से ही बोला हुआ है कि जब हम इशू किए तभी बोल दिए हम 5 साल में रीडिंग करेंगे, 6 साल में। मेरे पास पैसे का जो है मतलब अवेलेबिलिटी होगा, तब तो हम जो बोले वो हम फॉलो कर पाएंगे ना, नहीं तो कैसे होगा। तो पैसा होना चाहिए। अब पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो इनके पास बैंक बैलेंस हो सकता है, कंपनी के पास अपना क्या होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक बैलेंस होगा, तो उसको लिखो एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस से दे सकती है। तो क्रिएट करना पड़ेगा उसका अलग कंडीशन। ये तो पे ऑफ करेंगे ना, मतलब जैसे रिडीम करोगे तो एंट्री क्या होगा, कैपिटल खत्म हो जाएगा तो कैपिटल डेबिट होगा टू क्या हो जाएगा, बैंक। तो ये बैंक, ठीक है, तो पैसा देना पड़ेगा, उनके हाथ में तो पैसा देना पड़ेगा। तो बैंक बैलेंस से कंपनी जो है पेमेंट कर सकती है। अच्छा, पैसा जुगाड़ करने के लिए और एक ऑप्शन भी होता है, ये चाहे तो अपना कोई इन्वेस्टमेंट अगर है तो बेच सकती है। मतलब कंपनी के पास मान लो कोई इन्वेस्टमेंट है, उसके पास पैसे का कमी हो रहा है, तो वो चाहती है तो फिर इन्वेस्टमेंट को बेच देगी, या फिर शेयर इशू कर सकती है, इशू ऑफ सिक्योरिटीज या शेयर। तो शेयर इशू करने से कंपनी को क्या मिलता है, पैसा मिलता है। अब कौन सा शेयर इशू करना चाहिए, देखो प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रही है, कौन सा शेयर इशू करना चाहिए, मतलब शेयर कितने तरीके का है, तो इक्विटी और प्रेफरेंस, कौन सा शेयर इशू करेगी कंपनी, दोनों से ही पैसा मिलेगा, दोनों ही कर सकती है। बट एक चीज सोचो कि मुझे प्रेफरेंस शेयर को ही रिडीम करना है, उसके लिए मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया, मतलब बात यह है कि मुझे लोन का पैसा वापस करना है, तो मैंने और एक लोन ले लिया। ये तो नहीं होना चाहिए ना, मुझे मैंने किसी एक बैंक से लोन लिया, उसको रीपे करने के लिए मैंने किसी दूसरे बैंक से लिया, तो फिर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ऐसा बात नहीं कि कर ही नहीं सकते, सेम क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं कर सकते। मतलब जो प्रेफरेंस शेयर पहले 10% वाला था, इसको मुझे रिडीम करना है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मुझे रिडीम करना है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है मेरे पास पैसे का कमी, हम शेयर इशू करना चाहते हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर तो आराम से कर सकते हैं, जब प्रेफरेंस शेयर रिडीम होगा इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हो, बट 10% वाला नहीं चलेगा, बाकी कोई भी परसेंटेज वाला कर सकते हैं। हाँ उसके साथ कोई नहीं। हाँ मतलब ये क्लास है, ठीक है, क्लास ऑफ मतलब क्लास, इसका क्लास क्या है, मतलब ये 10% वाला है, तो इसके अलावा कुछ करोगे तो वो अलग चीज माना जाएगा, ठीक है, मतलब अलग प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा। तो सेम क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं कर सकते, लेकिन चाहे तो प्रेफरेंस शेयर भी कर सकते हैं। बाकी देखो तुम लोग के कैलकुलेशन में क्वेश्चन जो बोलेगा तुम लोग को वही करना, तुम लोग का नॉर्मली ना इक्विटी शेयर ही होगा, ठीक है, कि इक्विटी शेयर इशू करना। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाले पॉइंट में लिखो, रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो जैसे कंपनी ने इशू के टाइम पे अगर बोल दिया था कि हम जब रिडीम करेंगे तो प्रीमियम में रिडीम करेंगे, तो बोलो प्रीमियम में रिडीम करना कंपनी के लिए क्या है, लॉस है, ठीक है। मैंने किसी से 100 रुपए लिया, उसको 110 देंगे, ठीक है। अब ये अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम कर ही सकते हैं, अब मुझे अभी इंस्टेंट पैसे का जरूरत है तो हम शेयर इशू कर ही सकते हैं, उसके लिए मुझे अगर फ्यूचर में लॉस बेयर करना पड़ेगा तो करेंगे, ठीक है। देखो वो तो करना ही पड़ता है, हर चीज में तो रिस्क भी होता है, लॉस भी होता है, कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो अब ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करेंगे उसके लिए मुझे क्या यूज करने को मिलेगा, तो जो लॉ बता रखा है मतलब जो रूल्स है उसमें 2 पार्ट करो। हम लोग को हमेशा यूज करना है
रिजर्व वगैरह को, ठीक है, रिजर्व सरप्लस का यूज करना है, लेकिन उसमें रूल्स है, क्या है, अगर सेक्शन 133 कंपनी है तो उसका रूल्स अलग है, उसके अलावा बाकी जो कंपनी है उसका रूल्स अलग है। तो हम लिख देते हैं, समझ जाओगे। लिखो प्रेस्क्राइब्ड, इसमें इस साइड, प्रेस्क्राइब्ड कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट comply with, comply with सेक्शन 133, और इधर लिखो अदर कंपनी। मतलब सेक्शन 133 के अंडर जो भी कंपनी आता है उसका क्या रूल्स है, प्रीमियम को राइट ऑफ करने का, और अदर कंपनी का क्या रूल्स है। तो जो सेक्शन 133 वाला कंपनी है उसको बोला गया है कि आप पीएल का यूज कर लेना और जनरल रिजर्व का यूज कर लेना, और जो अदर कंपनी है उनको बोला गया है पीएल भी यूज करो, जनरल रिजर्व भी यूज करो, और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज करो। ठीक है, ये सब जो लिखा है मैंने, ये P स्लैश एल प्रॉफिट एंड लॉस, G स्लैश आर जनरल रिजर्व, और S स्लैश P सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो ये तो देखो लॉ जैसे बोला है वो हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, उसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, जैसा बोला है वैसा करना है। तो क्या क्वेश्चन में मुझे बोल देगा सेक्शन 133 है कि नहीं, हाँ बोल दे, सेक्शन 133 है कि नहीं मुझे बोल दे। ठीक है, सेक्शन 133 मुझे याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा, शायद कंस्ट्रक्शन कंपनी, मुझे जितना लग रहा है। देखते, लॉ पार्ट में यूज नहीं है। सेक्शन 133 कंपनी, सेक्शन 133, मतलब सेक्शन 133 जो कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है, जिनको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए सेक्शन 133 फॉलो करना पड़ता है। ये स्मॉल एंड मीडियम कंपनी फॉर लार्ज एंड लिस्टेड कंपनी बेस्ड है, ये पढ़ना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है। लॉन्ग सर बता देंगे सर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट में सेक्शन 55 का अप्लाई करना। सेक्शन 55 बोल रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर, आउटसाइडर का जो है इंटरेस्ट वो प्रोटेक्टेड, मतलब उनको कोई लॉस नहीं होना चाहिए अगर हम लोग प्रेफरेंशियल कैपिटल रिडीम कर रहे हैं। वो कैसे होता है वो समझाएंगे अभी, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, कैसे हम लोग प्रोटेक्शन दे सकते हैं, तो उसके लिए दो रूल्स है, इश्यू ऑफ शेयर्स और ट्रांसफर, T स्लैश एफ लिखा है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। सब इंस्ट्रूमेंट নিয়ে এসে কিছু বাদ নেই। ठीक है, अब ये प्रोटेक्शन जो है ये कैसे मिलेगा आउटसाइडर को, वो देखो, वो वाला पॉइंट समझो।
जैसे देखो, ये एक बैलेंस शीट मैंने टी शर्ट में बना दिया है समझाने के लिए। अब मान लो शेयर कैपिटल है 10 लाख, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस है 10 लाख, मतलब रिजर्व सरप्लस, और क्रेडिटर दिख रहा है 10 लाख, और इधर एसेट हो जाएगा 30 लाख, ठीक है। तो ये हो गया 30 लाख, 30। अच्छा, अब देखो, कंपनी अगर डिविडेंड देना चाहती है, क्योंकि कंपनी तो डिविडेंड दे ही सकती है, ठीक है, उसके लिए थोड़ी ना कुछ मना है, तो कंपनी अगर डिविडेंड पे करना चाहती है तो ये बैलेंस शीट देख के तुम लोग मुझे बोलो डिविडेंड कहाँ से देगी, मतलब क्या यूज करके डिविडेंड देगी। पीएल, ठीक है, प्रॉफिट का यूज करके। तो मैक्सिमम कितना डिविडेंड दे सकती है, जितना उसके पास प्रॉफिट होगा। तो कितना उसके पास प्रॉफिट, 10 लाख, तो डिविडेंड पे कितना कर सकती है, 10 लाख, ठीक है। तो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हम बोल रहे हैं। अब कम कर सकती है, ज्यादा नहीं कर सकती। कम देना चाहे दे सकती, मतलब कम ऐसे ही तो नहीं दे सकती। प्रेफरेंस शेयर का तो फिक्स है, जितना जरूरत पड़ेगा। इक्विटी को कम ज्यादा कर सकती है, बट अवेलेबिलिटी के हिसाब से 10 लाख तक जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती, ठीक है। तो अगर कंपनी डिविडेंड दे देती है मान लो, तो उसके बाद बैलेंस शीट देखने में कैसे हो जाएगा। अगर डिविडेंड दे देती है उसके बाद बैलेंस शीट देखने में कैसे हो जाएगा। शेयर कैपिटल कितना रहेगा, 10 लाख। पीएल रहेगा, नहीं, पीएल चला जाएगा। क्रेडिटर जैसा है वैसा ही रहेगा 10 लाख, और इधर एसेट में क्या कम होगा। हाँ तो, हाँ पैसा यूज होगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। तो इधर कितना हुआ, इधर कितना हुआ, 20 लाख, ठीक है। अच्छा, तो क्रेडिटर का प्रोटेक्शन कितना टाइम्स हुआ, ये वाला डिविडेंड पे होने के बाद क्रेडिटर का प्रोटेक्शन। तो ये कैसे समझोगे, तो देखो क्रेडिटर कितना है, 10 लाख है, और एसेट कितना है कंपनी के पास, 20 लाख। तो क्रेडिटर को चाहिए 10 लाख ओवरऑल, और कंपनी के पास कितना है, 20 लाख। तो वो कितना टाइम्स प्रोटेक्टेड है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो कैसे पता चला, 20 लाख बाई 10 लाख करने से हमें पता चल जाएगा कितना प्रोटेक्टेड है, 2 टाइम्स प्रोटेक्टेड है। मतलब डिविडेंड देने के बाद क्रेडिटर कितना प्रोटेक्टेड हो जाएगा, 2 टाइम्स प्रोटेक्टेड रहेगा। अब अगर इसके बाद कंपनी डिविडेंड के साथ साथ अगर बोलेगी कि हम शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे, तब क्या कंडीशन होगा। देखो, तो अब देखो, शेयर कैपिटल 10 लाख, पीएल 10 लाख, ठीक है, क्रेडिटर 10 लाख, तो कितना हो गया, 30 लाख। एसेट 30 लाख, इधर 30। अच्छा, अब फिर से वही, डिविडेंड कितना मैक्सिमम दे सकती है, 10 लाख। डिविडेंड पे कर सकती है 10 लाख मैक्सिमम। अच्छा, अब अगर कंपनी मान लो इसके बाद बोल रही है कि मुझे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, ठीक है, तो फिर कितना है प्रेफरेंस शेयर। तो मान लो यहाँ पर ये शेयर कैपिटल में 2 लाख मान लो रिडीम करना, ठीक है। अब इसमें इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है। ये मान लो कि प्रेफरेंस 2 लाख का था, तो कितना रिडीम करेगी, 2 लाख ही कर रही है, ठीक है। ये एग्जांपल में मैंने दे दिया, मतलब प्रीमियम में कुछ नहीं, मतलब 8 का इक्विटी शेयर होगा और 2 का प्रेफरेंस शेयर। 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहती है, ठीक है। तो अब अगर रिडीम करेगी तो उसके बाद ये बैलेंस शीट देखने में कैसे हो जाएगा, वो देखो। तो शेयर कैपिटल 10 लाख से कितना कम हो जाएगा, 2 लाख। प्रेफरेंस शेयर अगर 2 लाख का चला जाएगा तो फिर कितना बचेगा, 8 लाख। अच्छा, अब डिविडेंड भी देगी तो पीएल तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना दे सकती है, 10 लाख। तो हम वही मान के चल रहे हैं कि 10 लाख ही दे रही है, तो पीएल 0 हो जाएगा। क्रेडिटर तो जैसा है वैसा, क्रेडिटर को पे किया, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा है। और एसेट में कितना रिडक्शन दिखेगा, ये बोलो। एसेट, हाँ एसेट मेरा कितना था, 30 लाख, तो इसमें कितना कम हो जाएगा, मतलब 10 और 2 12 लाख, ठीक है। 12 लाख टोटल जो है रिडक्शन होगा। क्यों, क्योंकि 10 लाख फॉर डिविडेंड, 2 लाख जो है प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के लिए। तो फिर यहाँ पर कितना हो गया, 18 लाख, और ये भी माइनस करके कितना आ रहा है, 18 लाख, ठीक है। ये तो 18 लाख तो आ जा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर क्रेडिटर का प्रोटेक्शन निकाल, कितना टाइम प्रोटेक्टेड। हाँ, देखो क्रेडिटर को कितना पे करना पड़ेगा, कंपनी को 10 लाख। कंपनी के पास अवेलेबिलिटी कितना है, 18 लाख, ठीक है।
जबकि 10 लाख, तो फिर कितना टाइम प्रोटेक्टेड हुआ? 1.8 टाइम। तो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम, देखो डिविडेंड पे इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन मतलब डिविडेंड तो कंपनी देगी, उसके लिए तो शेयर होल्डर कुछ बोल नहीं सकता है, सॉरी क्रेडिटर। अब देखो, लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे, हम लोग प्रॉफिट का यूज कर रहे हैं, तो फिर क्रेडिटर का प्रोटेक्शन तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ऐसा करके कंपनी बोलेगी कि अब मेरे पास कुछ नहीं, क्रेडिटर को अगर कुछ ना दे के चली जाए तो बंद कर दे अपना ऑर्गेनाइजेशन, हो ही सकता है। तो क्रेडिटर का प्रोटेक्शन, जब क्रेडिटर का प्रोटेक्शन पहले डेट पे जितना था उतना ही होना चाहिए। क्रेडिटर का प्रोटेक्शन में प्रेफरेंस शेयर रिडीम होने की वजह से कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये लॉ बोल रहा है, ये हम नहीं बोल रहे, ये देखो ये लॉ ने बोल रखा है। क्या बोल रखा है? कि प्रोटेक्शन जो है, आउटसाइडर का इंटरेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। किस वजह से चेंज नहीं होना चाहिए? प्रेफरेंस शेयर रिडीम होने की वजह से चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब ये दो दो गुना ही रह जाना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? तो उसके लिए जो है फिर से रूल्स लाया गया है कि कैसे होगा। तो देखो वो हम समझा देते हैं कैसे होगा। लिखा हुआ है, तुम लोग पढ़ के बोलो कैसे होगा, मैंने लिखवा दिया यहाँ पर। सीआरआर यूज कर क्रिएट कर सकते हैं या फिर शेयर इशू कर सकते हैं, ये दोनों में से कुछ एक करने से जो है प्रोटेक्शन जैसा था वैसा रह जाएगा। हम दोनों भी करके दिखा देते हैं, अगर शेयर इशू करेंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, और अगर सीआरआर बनाएंगे तो क्या इम्पैक्ट, ठीक है। देखो अब शेयर इशू करने पे क्या होगा, हो गया लिखे, तो देखो अगर शेयर इशू कर रहे हैं तो क्या होगा, फिर से वही बैलेंस शीट बना, सेम बना रहे, ठीक है, नहीं तो समझाए कैसे। अच्छा देखो, शेयर कैपिटल 10 लाख का था, ठीक है, मैंने रिडेम्पशन कितना बताया तुम लोग को? 2 लाख, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 8 लाख। अब मान लो मैंने शेयर इशू किया, कितना कितना करने से बोलो तो सेम रहेगा, 2 लाख ही करना पड़ेगा, तब ना मेरा एज इट इज डेटा रह जाएगा। तो फिर यहाँ पर कितना हो गया? 10 लाख, ठीक है। अच्छा अब इधर पीएल, मान लो अगर डिविडेंड का कुछ अभी हम नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही बता रहे हैं, अगर डिविडेंड दोगे तो इधर कम हो जाएगा 10 लाख से, ठीक है। तो अगर पीएल रख देते हैं, नहीं रखोगे तो भी सेम आंसर आएगा, बस इधर टोटल अलग होगा। इधर कितना हो जाएगा? क्रेडिटर 10 लाख, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 30 लाख। और इधर एसेट साइड में कितना था? 30 लाख। यहाँ से कितना यूज किया रिडेम्पशन के लिए? 2 लाख। और इशू हुआ तो फिर से पैसा आया, कितना हो गया? 2 लाख, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 30 लाख। तो ये टोटल कितना हो गया? 30 लाख। अब क्रेडिटर का प्रोटेक्शन निकाल, क्रेडिटर को कितना चाहिए? 10 लाख है इनके पास, कितना? 20 लाख। ये 30 रह गया ना मेरा ये, अच्छा ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा अगर डिविडेंड दिखा देंगे तो उसके साथ सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। चलो डिविडेंड दिखा देते हैं, मान लो हम लोगों ने डिविडेंड दिया, यहाँ दिखा देते हैं, मान लो 30 लाख है तो, और अगर डिविडेंड देंगे तो मैक्सिमम कितना देंगे? 10 लाख। यहाँ पर कर देते हैं कैलकुलेट, अब इसको फिर से काटे तो कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो कितना हो जाएगा? 20/10 यानी 2 टाइम्स, ठीक है। वो सिमिलर करने के लिए किया, अदरवाइज वो भी कोई गलत, फिर उधर भी 3 टाइम्स मुझे दिखाना चाहिए, तो कंपेरिजन सही रहेगा। और अगर सीआरआर करते हैं, ठीक है, बाय क्रिएटिंग सीआरआर, तो कैसे सेम रहेगा? सीआरआर किससे क्रिएट होता है? पहले तो शेयर कैपिटल, उससे रिडीम कर देते हैं, कितना करेंगे? 2 लाख, तो कितना हो जाएगा? शेयर कैपिटल 8 लाख। अब सीआरआर किससे क्रिएट होता है? हमेशा क्या बोलते हैं सर, फ्री रिजर्व से क्रिएट होता है, ठीक है। सीआरआर किससे क्रिएट होता है? फ्री रिजर्व। ये मैंने बोनस में बोला था कि बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, तो शेयर इशू कर रहे हैं, प्रॉफिट का यूज कर रहे हैं, तो फिर हम लोग को क्या यूज करने के लिए दिया जाएगा? सीआरआर, ठीक है। सीआरआर यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि सीआरआर मेरे डे टू डे के बिजनेस के प्रॉफिट से सीआरआर क्रिएट होता है, मतलब फ्री रिजर्व से। तो पीएल मेरा कितना है? 10 लाख। इसमें से हम सीआरआर बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कितने का सीआरआर बनाए। तो रूल्स ये होता है, जितना प्रेफरेंस शेयर रिडीम होगा उसका जो नॉमिनल वैल्यू होगा उसके बराबर का सीआरआर बनाना चाहिए, ठीक है। तो सीआरआर क्या हो जाएगा वो लिखवा देंगे, अभी जस्ट समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ
प्रेफरेंस शेयर रिडीम, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, ठीक है। तो मैंने तुम लोग को अभी क्या बोला कि हम पार पे ही रिडीम दिखा रहे हैं, तो फिर मेरा 2 लाख ही होगा नॉमिनल वैल्यू। तो सीआरआर कितने का क्रिएट करेंगे? 2 लाख। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा नॉमिनल वैल्यू प्रेफरेंस शेयर रिडीम मैंने कितना माना है? 2 लाख माना है। तो फिर मेरा प्रॉफिट में कितना बचेगा? 8 लाख, ठीक है। अच्छा, अब सीआरआर भी तो बनेगा। सीआरआर कितने का बनेगा? 2 लाख। मतलब क्या हुआ? पीएल टू सीआरआर, तो पीएल कम हो गया, सीआरआर बन गया। और क्रेडिटर कितने का? तो टोटल इधर कितना बन रहा है? 8 2 10 10 20 28 लाख, ठीक है। अच्छा, 28 लाख हो गया। अब इधर एसेट कितने का है? 30 लाख। अब इसमें सिर्फ कितना होगा रिडेम्पशन का? 2 लाख, ठीक है। ये कुछ नहीं इम्पैक्ट लाएगा, तो कितना हो जाएगा? 28 लाख। ये क्या है? ये प्रॉफिट से निकाल के यहाँ डालना है, और तो कुछ है नहीं। एक बॉक्स में 10 लाख था, वहां से निकाल के इसको दूसरे एक बॉक्स में डाल दिया, जिसका नाम दे दिया सीआरआर, बस। तो यहाँ से 2 कम हो जाएगा, तो इसमें तो कुछ पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ये 28 लाख, इधर भी मेरा 28 लाख। अब चेक करो कि क्रेडिटर का प्रोटेक्शन सही रह रहा है कि नहीं। कितना हो जाएगा? अब उसमें तुम लोग वो डिविडेंड वाला भी दे देना, नहीं तो 2 टाइम्स नहीं निकलेगा, ठीक है। तो टोटल अवेलेबल 28 लाख माइनस, अब कितना मैक्सिमम डिविडेंड दे सकते हैं? 8 लाख। अब ये मत बोल दो कि 10 लाख दे सकती है, ठीक है। तो अब कितना दे सकती है? 8 लाख। तो मतलब क्रेडिटर ऐसे सोचेगा कि कंपनी प्रॉफिट का मैक्सिमम कितना यूज कर लेगी? 8 लाख। उसके बाद हम लोग कितना प्रोटेक्टेड है वो देखेंगे कि कंपनी के पास तो 28 लाख का क्या पड़ा हुआ है? एसेट पड़ा हुआ है। तो 20 लाख डिवाइडेड, ओ सॉरी, ये 10 क्रेडिटर का वैल्यू 10, तो 20/10, तो कितना हो गया? 2। तो देखो, लॉ में वही बोला है कि प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने से जो है क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर हो या कोई भी किसी भी तरीके का आउटसाइडर हो, ठीक है। क्रेडिटर मतलब आउटसाइडर से होगा। क्रेडिटर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सप्लायर को ही मान लो, क्रेडिटर मतलब जिसको हमें पे करना पड़ेगा। तो ये सीआरआर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम लोग शेयर इशू कर सकते हैं, करके ये लॉ को फॉलो कर सकते हैं, जो कि हमें बोला गया है कि करना ही पड़ेगा जब हम लोग प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे। तो बोलो, यहाँ तक क्लियर है? हम्म? यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, तो अब लिख लियो। हम्म? चलो, अब रिडेम्पशन जब करेंगे तो सोर्स ऑफ रिडेम्पशन क्या क्या? सोर्स ऑफ रिडेम्पशन, सोर्स ऑफ रिडेम्पशन। आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आउट ऑफ कैपिटल का मतलब फ्रेश इशू ऑफ शेयर, जिसपे इक्विटी भी कर सकते हैं, और अभी मैंने ये भी बताया ना, प्रेफरेंस भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि सेम क्लास ऑफ प्रेफरेंशियल ना हो, सेम क्लास ऑफ प्रेफरेंशियल ना हो तो ही चलेगा। और आउट ऑफ प्रॉफिट में लिखो कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविजिबल प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या डिविडेंड बांटने के लिए यूज करने वाली है, ठीक है, वो हो जाता है। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ कैपिटलाइज करना है? सीआरआर में, ठीक है। सीआरआर का फुल फॉर्म एक बार लिखवा दिया, अब हम सिर्फ सीआरआर ही लिखेंगे।
तो ऐसे लिख सकते हो ट्रांसफर टू सीआरआर, ठीक है। तो सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, तो एंट्री क्या हो जाता है इस केस में, एंट्री हो जाएगा, सीआर कहाँ से क्रिएट होगा अभी सिखा है, फ्री रिजर्व से, ठीक है। तो फ्री रिजर्व डेबिट हो जाएगा, जितना रिजर्व यूज करोगे रिजर्व क्रेडिट होता है, रिजर्व चला जाएगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, और एक रिजर्व नया क्रिएट होगा जिसका नाम है सीआरआर, ठीक है। तो टू सीआरआर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फ्री रिजर्व यहाँ पर स्टार देके लिख देते हैं। वैसे मैंने मेरा बताया हुआ है इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में फ्री रिजर्व क्या क्या होता है, जनरल रिजर्व, पीएल, ठीक है। अगर कुछ रेवेन्यू रिजर्व बोल के है वो भी फ्री रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सरप्लस बोल के कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे होता है ना बैलेंस शीट में रेवेन्यू रिजर्व दिया है, सरप्लस बैलेंस क्रेडिट, तो वो तो पीएल को ही बता रहा है, सरप्लस बैलेंस क्रेडिट, ठीक है। इस तरीके से क्रेडिट बैलेंस मतलब तो प्रॉफिट ही होता है। बस ये देख लेना है कि प्रॉफिट हम लोग का डिविडेंड बांट सकते हैं इस प्रॉफिट से, अगर बांट सकते हैं तो वो फ्री रिजर्व। और सीआरआर का यूज कहाँ हो सकता है बोलो, इसके पहले टॉपिक पढ़ के आगे, बोनस इशू कर, सीआरआर का यूज कहाँ कर सकते हो, बोनस इशू करने के लिए, इसके पहले वाले टॉपिक में ही तो पढ़ा, तो वो लिख लो, एमसीक्यू में पूछ सकता है छोटे मोटे क्वेश्चन। सीआरआर का यूज कहाँ कर सकते हो, इट कैन बी यूटिलाइज, मतलब ये बना तो दिया और इसका यूज कहाँ करें, तो इट कैन बी यूटिलाइज फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, it can't be utilized for return of losses or preliminary expenses। लेकिन ये कभी भी हम लोग किसी तरीके का लॉस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज नहीं कर सकते। अब अमाउंट कितना ट्रांसफर होना चाहिए सीआरआर में, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, सीआरआर में कितना अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग को बताया था। हाँ, सीआरआर में ट्रांसफर हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम, जितना प्रेफरेंस शेयर हम लोग रिडीम करना चाहते हैं उतने का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, बट उसका नॉमिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग, हाँ हमेशा नॉमिनल वैल्यू ही लेना पड़ेगा सीआरआर क्रिएट करके। अच्छा, अब एक क्वेश्चन उसमें देते हैं, छोटा छोटा एग्जाम्पल, जैसे मान लो नंबर ऑफ 10,000 प्रेफरेंस शेयर, नॉमिनल वैल्यू ₹100 each, find the value of सीआरआर। तो अगर हमें सीआरआर क्रिएट करना पड़े, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अभी तो बोला नॉमिनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए, तो निकाल। तो सीआरआर इक्वल टू क्या लिखोगे, पहले ये लिखो, सीआरआर इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो, एक प्रेफरेंस शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना है 100, ठीक है, मुझे कितना सारा ऐसा प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है, तो एक के लिए मुझे ₹100 का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, तो 10,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए मुझे कितना सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, 10।
ठीक है, तो मुझे 10 लाख का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। समझ में आया कैसे करके सीआरआर निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पर सोर्सेस ऑफ रिडेम्पशन में मैंने लिखा है कैसे करके रिडीम कर सकते हैं। तो फिर अगर हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं तो फिर शेयर इशू करके कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग प्रॉफिट का यूज कर रहे हैं तो प्रॉफिट का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें सीआरआर उसमें क्रिएट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सीआरआर प्रॉफिट का यूज करोगे तो सीआरआर क्यों क्रिएट करना पड़ता है, अभी इतने सारे एग्जाम्पल से समझा, वो बैलेंस शीट का, ताकि क्रेडिटर का एज इट इज रहे। ठीक है, और अगर फ्रेश इशू करोगे तो उसमें भी क्रेडिटर का प्रोटेक्शन कैसे रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ये समझ में आ रहा है। तो अब सीआरआर कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैंने समझाया। ठीक है, लेकिन सीआरआर तभी क्रिएट होगा जब हम लोग प्रॉफिट से रिडेम्पशन करने का सोच रहे हैं, तभी सीआरआर हम लोग क्रिएट करेंगे। और एक क्वेश्चन लिखो, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिखो, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10,000, नॉमिनल वैल्यू एट द रेट ऑफ 100, मतलब वही एक शेयर 100 रुपए का। रिडेम्पशन वैल्यू 120। ठीक है, तो सीआरआर कितना क्रिएट करोगे? तो सीआरआर कितना क्रिएट करोगे? सबका 10 लाख आ रहा है, देखो आंसर 10 लाख ही देगा। फिर से वही करो जो अभी सिखाया तुम लोगों को। सीआरआर इक्वल टू क्या लिखना है? प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम, जैसा जैसा बोल रहे हैं करो, होगा, क्यों नहीं। तो नॉमिनल वैल्यू एक शेयर का कितना है? 100, मतलब एक शेयर का रिटर्न करना है तो मुझे 100 रुपए देना पड़ेगा, लेकिन एक शेयर का तो रिटर्न करने से नहीं होगा, जितना शेयर इशू किया सभी को करना पड़ेगा, इंटू 10,000, तो कितना आ जाएगा? 10। अब तुम लोग सोचोगे फिर ये 120 का क्या काम? कुछ भी नहीं, फिलहाल तो कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ, क्योंकि सीआरआर के लिए इसका कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रिडम्पशन का पूछो तो 100 का शेयर 120 में रिडीम होगा, मतलब कंपनी कितना एक्स्ट्रा दे रही है? प्रीमियम 20 पर शेयर पे 20 देगी, तो 10,000 शेयर पे कितना देना पड़ेगा? 2 लाख। 2 लाख देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 2 लाख क्या हो गया? फिर प्रीमियम हो गया। इस प्रीमियम को हम लोग लॉस बोलते हैं, एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है कंपनी को। तो इस लॉस को कंपनी कहाँ से राइट ऑफ करती है? देखो आज स्टार्टिंग में ही लिखवा है, जो पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर बना है वही लिखवा है। कहाँ से राइट ऑफ होगा? अगर सेक्शन 133 वाला है तो फिर पीएल और जनरल रिजर्व का यूज, और अगर अदर कंपनी है तो पीएल, जीआर और सिक्योरिटीज प्रीमियम सभी का यूज कर सकते। अच्छा, ये तो देखो मैंने ये वाला समझाया तुम लोग को कि अगर हम लोग आउट ऑफ प्रॉफिट से करते हैं तो सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। तो सीआरआर जब क्रिएट करोगे तो सीआरआर का अमाउंट कितना होगा? अभी जो दो एग्जाम्पल किया उसमें से तुम लोग ये एंट्री का डेटा निकाल सकते हो, सीआरआर का डेटा ही तो निकाला, तो ये निकाल सकते हो, ये सिखाया। ठीक है, अब अगर कंपनी प्रॉफिट का यूज नहीं करके फ्रेश इशू कर रही है तो उसमें क्या प्रोसेस होगा वो देखो, उसके लिए एग्जाम्पल दो। तो इसको बोला जाता है प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। तो इसका मतलब है इशू ऑफ न्यू शेयर, और जो न्यू शेयर इशू करने से जो प्रोसीड्स हमें मिलेगा, ठीक है, उसको हम लोग यूज करेंगे फॉर रिडम्पशन। ठीक है, ये प्रोसेस फॉलो होगा। तो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू भी कितना होना चाहिए? प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, ये भी होना चाहिए हमेशा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड।
नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, लेकिन यहाँ पर प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है वो समझना पड़ेगा, वो समझा देते। ये लिख लो। तो देख लो, अब देख लो प्रोसीड्स मतलब क्या मानना पड़ेगा, तो यहाँ थोड़ा सा अलग होता है रूल्स, तो वो बताते हैं। देखिए प्रोसीड्स का मतलब क्या है, फ्रेश इशू। अब शेयर इशू करोगे तो कितने तरीके से कर सकते हो, एट पार, या फिर क्या कर सकते हो, एट प्रीमियम, फ्रेश इशू एट प्रीमियम। और डिस्काउंट पे देखो इक्विटी नहीं होता है, ठीक है, डिस्काउंट पे इक्विटी होता है लेकिन पब्लिक को तो नहीं दे सकते ना, ये हम लोगों ने पढ़ा ना, वो क्या होता है स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू होता है। फिर भी अगर हमारे यहाँ रहे तो फिर फ्रेश इशू एट डिस्काउंट, ये भी लिख लो क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ भी दे सकते। तो पार पे कब होगा, अगर नॉमिनल वैल्यू 10 है और इशू प्राइस भी कितना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार पे इशू हुआ। अच्छा, नॉमिनल वैल्यू अगर 10 है और इशू प्राइस अगर 10 से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है। और नॉमिनल वैल्यू अगर 10 है और इशू प्राइस अगर कम कर देते 8 है तो उसे बोलते हैं डिस्काउंट पे इशू। अब हम लोग को पता करना है कि प्रोसीड्स मतलब कितना हो। तो बोलो प्रोसीड्स मतलब तुम लोग को क्या लगता है, जो पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा कंसेप्ट अलग होता है, फिर भी ठीक है बोलो। अब ये दोनों तो बराबर है, ये भी 10 है ये भी 10 है, तो इसमें तो तुम लोग का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें प्रोसीड्स कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर प्रोसीड्स मतलब क्या होगा, नहीं यहाँ पर होना चाहिए 10 और यहाँ पर कितना होगा 8, ठीक है। मतलब इसका रूल्स क्या है बता देते हैं। मतलब इसको ऐसे लिखो कि नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज, हाँ, उसको यहाँ प्रोसीड्स मानने के लिए बोला था, उसको यहाँ प्रोसीड्स मानोगे, ठीक है। तो इशू प्राइस और नॉमिनल वैल्यू विच एवर इज लोअर, 10 10 तो बराबर है 10 12 में लोअर 10 है, 10 8 में लोअर क्या है 8, ठीक है। तो ये लेना पड़ेगा। क्यों पता है ऐसा किया है, क्योंकि हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं तो मुझे टूवर्ड्स कैपिटल का अमाउंट ही मिलेगा यूज करने के लिए। तो 10 और 10 में कैपिटल कितना है 10 10 और ये 12 जब इशू प्राइस है तो इसमें कैपिटल टूवर्ड्स कितना है वही मिलेगा। और इधर इधर कैपिटल टूवर्ड्स तो 10 है बट प्रोसीड्स कितना आएगा, ये एक्चुअली देखो ये तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता भी नहीं है, फिर भी इसमें प्रोसीड्स कितना आएगा 8 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि डिस्काउंट में कितना चला जाएगा 2 रुपीज, वो प्रीमियम में चला जाएगा 2 रुपीज, ठीक है। तो बाकी अमाउंट तो जो भी है तुम लोग को यही याद रखना चाहिए, नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो अब ये प्रोसीड्स अगर पता चल जाएगा तो तुम लोग ये निकाल लोगे, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड के बराबर होना चाहिए, प्रोसीड्स कैसे निकालोगे ये मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब एंट्री लिखते हैं चलो इसमें, ठीक है। ये मेथड, दो मेथड है ना, एक है आउट ऑफ प्रॉफिट और एक क्या है फ्रेश इशू। अब दोनों का एंट्री लिखते हैं। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब सीआरआर क्रिएट करके होता है तो उसमें जर्नल एंट्री क्या क्या होगा लिखो।
जर्नल एंट्री। तो तुम लोग बोलो सबसे पहले क्या क्रिएट करोगे? सीआरआर क्रिएट करोगे। तो क्या लिखोगे? फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, being CRR क्रिएटेड। ठीक है। अच्छा, फिर प्रेफरेंस शेयर को ड्यू कर लेना। तो क्या लिखोगे? जो भी परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट। ठीक है। अगर प्रीमियम हुआ तो क्या लिखोगे? डेबिट करोगे उसे भी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, नहीं तो काफी बड़ा हो जाएगा। टू किसको ड्यू करोगे? किसको पैसा देना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये परसेंटेज लिखा है, मतलब जो भी डिविडेंड का परसेंटेज होता है ना वो। बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यू। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर प्रीमियम में रिडीम कर रहे हो तो प्रीमियम को राइट ऑफ करना पड़ेगा। लॉस को कहां से राइट ऑफ करोगे? तो फ्री रिजर्व से कर सकते हैं, और सिक्योरिटीज प्रीमियम को तब लेंगे अगर अदर देन सेक्शन 33 हुआ। तो इसके यहाँ पर साइड में लिख दो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम पे स्टार लगा के, जो कि लिखवाया हुआ है मेरा, अदर देन सेक्शन 133। और अगर याद रख सकते हो तो मत लिखो, ठीक है, ऑलरेडी लिखवाया हुआ है। तो प्रीमियम को रिडीम करोगे तो फिर लॉस जो है राइट ऑफ हो जाएगा। तो लॉस डेबिट था, लॉस राइट ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है। तो बी प्रीमियम रिटर्न ऑफ। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या करोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अच्छा, और अगर हमें जरूरत पड़े तो हमें अगर इन्वेस्टमेंट बेचना पड़े, जैसे पैसे का भी तो जरूरत होगा ना, तो इन्वेस्टमेंट बेचना पड़े तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। टू इन्वेस्टमेंट। अब बेचने पे क्या हो सकता है? प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो पीएल डेबिट, अगर लॉस हुआ तो पीएल क्रेडिट। लेकिन दोनों चीज एक साथ नहीं होगा, वो तो मैंने एंट्री में लिखवा दिया। ठीक है। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ठीक है। और फिफ्थ में लिख दो। अब क्या करना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दे देना। तो क्या लिखोगे? प्रेफरेंस शेयर, जैसे क्रेडिटर टू कैश या बैंक। हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही लिखना है, ये वाला, ये और ये। इसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, मतलब ये कौन सा अकाउंट हो गया? रियल, नॉमिनल या पर्सनल? पर्सनल अकाउंट हो गया ना। हम लोग होल्ड जैसे क्रेडिटर को पे करते हैं, ठीक है, तो वैसे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बी अमाउंट पे। ये हो गया अगर हम लोग आउट ऑफ प्रॉफिट से रिडीम कर रहे हैं, तो ये सब एंट्री हमारा हो सकता है। ठीक है। और अगर शेयर इशू करके कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या एंट्री आएगा वो भी बता देते, ये लिख के कंप्लीट कर लो। तो इसके ऊपर चाहो तो लिख लो आउट ऑफ प्रॉफिट वाला, ये जर्नल एंट्री आउट ऑफ प्रॉफिट। मेरा इधर जगह नहीं हुआ तो मैंने इधर लिख दिया, तुम लोग इसके ऊपर ऊपर लिख आउट ऑफ प्रॉफिट। और अगर इशू ऑफ शेयर होगा तो क्या एंट्री होगा? तो सबसे पहले शेयर इशू का एंट्री करना पड़ेगा। लिखे नेक्स्ट। तो जर्नल एंट्री अब करेंगे इशू ऑफ शेयर्स। अगर शेयर इशू कर रहे इशू ऑफ शेयर्स तो फिर एंट्री क्या क्या हो? सबसे पहला एंट्री हो जाएगा शेयर इशू का। तो शेयर इशू का एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कंपनी शेयर प्रीमियम में इशू करती है, कर सकती है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेगी। अगर डिस्काउंट में किया है तो डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट और इशू बोल के लिखना पड़ेगा। मैंने सिर्फ ऐसे ही डिस्काउंट बोल के लिख दिया। बीइंग शेयर इशू। अब दोनों चीज एक साथ नहीं होगा, कोई भी एक ही होगा। ठीक है। शेयर इशू करके पैसा आ गया। अब क्या करेंगे?
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हटाते हैं अपने बैलेंस शीट से। अगर प्रीमियम पे रिडीम होगा तो प्रीमियम डेबिट होगा, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। फिर प्रीमियम का रिडेम्पशन पहले करेंगे फिर पे ऑफ करेंगे, नहीं तो वो भूल जाएंगे हम लोग। फिर प्रीमियम का रिडेम्पशन करोगे तो क्या क्या यूज कर सकते हो, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, यहां पर लिख देते हैं अदर देन सेक्शन 133 टू क्या होगा, प्रीमियम ऑन, उसी के लिए तो यूज हो रहा है। तो प्रीमियम ऑन रिटेंशन बी प्रीमियम रिटर्न ऑफ, और एंड में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर देंगे तो क्या एंट्री हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक बी अमाउंट being amount paid। अच्छा लिख रहे हो तुम? अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी सोच रही थी कि हम प्रॉफिट से ही रिडीम करेंगे, ठीक है। अब रिटर्न रिडम्पशन के लिए मान लो उसे 100 चाहिए, 100 अमाउंट चाहिए, ठीक है, और प्रॉफिट में है 80, ठीक है। तो प्रॉफिट का यूज करने का मतलब सीआरआर क्रिएट करके प्रोसेस को फॉलो करना। तो 80 है तो बाकी फिर क्या कर सकती है, तो बाकी के लिए वो शेयर इशू कर सकती है। मतलब अगर मेथड दो मैंने बताया, अगर दोनों मेथड इंडिविजुअली काम नहीं कर सकता है तो फिर हम लोग दोनों मेथड को क्या कर सकते हैं, मिला के कर सकते हो। तो देखो काम कौन सा नहीं करेगा, अगर हम लोग सीआरआर सोच रहे थे वहां डिफिसिट हो सकता है, शेयर इशू में तो डिफिसिट नहीं हो सकता, वो तो हम लोग कैलकुलेट कर ही लेंगे ना मुझे कितना शेयर इशू करना चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि सीआरआर का यूज करेंगे, मतलब सीआरआर क्रिएट करके करेंगे, क्योंकि जब भी प्रॉफिट से दिया जाएगा तो सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम सीआरआर क्रिएट करके करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे पास उतना प्रॉफिट नहीं है जितना मेरा रिडम्पशन का नॉमिनल वैल्यू है। तो हम सोच रहे हैं कि बाकी अमाउंट के लिए क्या करते हैं, तो फिर ये दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मतलब हम लोग मेथड 1 या 2 अगर बोले, दोनों का ऐसे ही नाम दे रहे हैं, तो दोनों मेथड को इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ा तो दोनों को कंबाइन करके भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर कंबाइन करके यूज करेंगे तो वहां पर कैसे कैलकुलेशन होगा, तो देखो तुम लोग को देते हैं एक क्वेश्चन करके मुझे बताओ कि फाइंड आउट सीआरआर, कितना सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो एग्जाम्पल 1, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है मान लो रुपीस, ये रुपीस लिखा है मैंने, ठीक है, 1 लाख। अब न्यू इशू, अब कंपनी का भी इशू का भी लिमिट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सीआरआर क्रिएट करने पे ही उसे प्रॉब्लम होगा। कंपनी का अगर इशू में लिमिटेशन आ जा रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा इशू कर लेगी या थोड़ा सीआरआर ले लेगी, ठीक है। तो मेथड दोनों को जब चाहे कंबाइन करके भी कंपनी अपना काम कर सकती है। तो मान लो न्यू इशू कंपनी ने सोचा है कि हम 15,000 शेयर इशू करेंगे एट द रेट ऑफ 10 ईच वाला, ठीक है। तो अब बोलो कि कंपनी फ्रेश इशू कर रही है 15,000 शेयर 10 रुपए वाला। तो ये पढ़ के तो यही लग रहा है कि कंपनी शेयर इशू करके ही प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाहती है। तो शेयर इशू करके क्योंकि रिडीम करना चाहती है तो कितना अमाउंट अवेलेबल हो जाएगा, 1.5 लाख। लेकिन कितना चाहिए, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कितना चाहिए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ, देखो ना मैंने क्या लिखा है, तब प्रोसीड्स शेयर्स टू बी रिडीम्ड, ठीक है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू मेरा किसके बराबर होना चाहिए, नॉमिनल वैल्यू लिखवाया है, देखो ना, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कितना हो रहा है, 15,000 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा,
1,50,000, ठीक है। जबकि नॉमिनल वैल्यू मुझे कितना चाहिए? अच्छा, ये 1,50,000 हो गया, ये का उल्टा हो गया। ये 2 लाख कर दो, हो जाएगा। इसको 2 लाख कर, नहीं तो क्वेश्चन बनेगा नहीं ना। इसको 2 लाख कर दो। नॉमिनल वैल्यू कितना है? 2 लाख, ठीक है। तो देखो, मुझे जरूरत कितना था फ्रेश इशू करके? 2 लाख का, लेकिन मैंने कितना जुगाड़ किया, मतलब कंपनी कितना जुगाड़ कर पाई? 1.5 लाख। तो कितने का कम हो रहा है? 50,000। अब वो सीआर, मतलब अब बोलेंगे अब हम आउट ऑफ प्रॉफिट से भी कर लेते हैं, मतलब इसका यूज करने का सोचे थे, इससे नहीं हो पा रहा है तो हम प्रॉफिट का भी यूज करेंगे। अब इसको लिखोगे कैसे? देखो, इसको ऐसे लिखना चाहिए, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CRR प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। इस क्वेश्चन में मेरा क्या हो जाएगा? मुझे सीआरआर भी क्रिएट करना है, ये दोनों मिला के मेरा किसके बराबर होना चाहिए? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम या प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम, ठीक है। अब इसमें से देखो, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम नोन है, कितना? 2 लाख। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कितना हो जाएगा? 15,000 इंटू 10, 1,50,000। तो सीआरआर कैसे निकालोगे? सिंपल कैलकुलेशन कर लेना, इधर हो गया 2 लाख और माइनस कर दोगे 1,50,000, तो आंसर कितना आ जाएगा? 50,000। तो दोनों को मिला के जब करोगे तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा, ठीक है। 50,000 का जो है सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। तो दोनों मेथड मिलके कैसे काम कर सकता है, समझ में आए? ठीक है, कि इशू इतना ही कर पाएगी, चाहे कोई भी रीजन हो, इससे ज्यादा इशू नहीं कर पा रही है तो फिर बाकी आउट ऑफ प्रॉफिट से ले लेगी। तो आउट ऑफ प्रॉफिट से लेने का मतलब ही होता है कि सीआरआर क्रिएट करना ही पड़े, ठीक है। तो नॉर्मली ये इंडिविजुअली इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इशूड होता है, ये इंडिविजुअली इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इशूड होता है, बट दोनों चीज को जब कंबाइन लेके करना पड़ेगा तो दोनों ऐड करके नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड। और ये इक्वेशन जो मैंने ये बनाया ना, ये बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना जो है वो देख लो, क्योंकि इसी पे बेस करके हम लोग टफ से टफ क्वेश्चन कर सकते हैं। ये चीज अगर समझ में आ जाता है, ये लिखा हुआ जैसे है, इसमें जो जो वैल्यू पुट करोगे, जो भी अननोन फिगर होगा, जो क्वेश्चन हमें चाहेगा वो हम लोग निकाल सकते। ये हो गया, तो अब दूसरा वाला एक क्वेश्चन देंगे जो कि थोड़ा सा इससे टफ होगा। टफ मतलब बस तुम लोग को समझना पड़ेगा सही कैसे करो। ठीक है, एग्जाम्पल 2 लिखो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख एट द रेट ऑफ 100 each, ठीक है। रिडीम एट 10% प्रीमियम। न्यू इशू वन न्यू इशू 15,000 शेयर, सॉरी ये 15,000 होगा, मैंने ज्यादा 15,000 shares at the rate of 10 each at 10% प्रीमियम, ठीक है। फाइंड सीआरआर। अब सीआरआर क्रिएट करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्यों करना पड़ेगा तुम लोग मुझे बताना, ठीक है। तो देखो, मुझे हमेशा क्या चाहिए? नॉमिनल वैल्यू ऑफ, हाँ, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, इसके बराबर मुझे वैल्यू चाहिए होता है। तो नॉमिनल वैल्यू प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड कितना है? 2 लाख। अब तुम लोग ये 10% प्रीमियम में रिडीम होगा तो क्या ये ले लोगे? मतलब 2 लाख का 10% में रिडीम होगा, मतलब जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेंगे तब तो हाँ नहीं लेंगे ना। मुझे लेना क्या है? साफ साफ पता रखा है, नॉमिनल वैल्यू। लेकिन जब रिडीम करने के लिए पैसे का जरूरत होगा तब कितना जरूरत होगा? 2 लाख प्लस 2 लाख पे और 10% कितना होता है? मतलब 2,20,000। बट यहाँ पर जो रूल्स है उसमें तो मुझे वो करना नहीं है। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम, जिसमें से हम शेयर इशू कर रहे हैं कितने का? हाँ, तो फिर वैल्यू कितना होगा? शेयर हो गया ना गलत। प्रोसीड्स लेना है। प्रोसीड्स का मतलब इशू प्राइस और नॉमिनल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो इशू प्राइस
सॉरी नॉमिनल वैल्यू 10, इशू प्राइस 11, 10% प्रीमियम है तो विच एवर इज क्या लेना है, प्रोसीड्स, यहाँ तो प्रोसीड्स लेना है ना, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, तो 10 लेना है। तो फिर प्रोसीड्स तो 1,50,000 होगा, तो फिर सीआरआर से कितना, मतलब सीआरआर कितने का, 50,000। तो वही मैंने बोला क्वेश्चन टफ नहीं है, अगर जो रूल्स है उसको याद रखोगे तो कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू और यहाँ पर सीआरआर, ठीक है। तो सीआरआर हो जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, प्रोसीड्स का मतलब हो जाएगा 15,000 इंटू 10 ही लेना है, मैंने बता दिया क्यों, अगर याद नहीं रहेगा तो एक बार साइड में लिख लो, एक आधे क्वेश्चन में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये 10 क्यों आया यहाँ पर लिख देते हैं, हम भी लिख रहे हैं। नॉमिनल वैल्यू 10, इशू प्राइस 10 प्लस 10 के ऊपर 10% प्रीमियम लगा के हो जाता है 11 रुपीज, और प्रोसीड्स होता है लोअर ऑफ नॉमिनल वैल्यू एंड इशू प्राइस। देखो हम तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मुझे लगता है तुम लोग को जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि ये हम तो ऐसे ही लिख रहे हैं, हाथ दर्द कर रहे हैं, कुछ नहीं, तुम लोग दर्द करो तो काम देगा, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे भी इसमें लिखने में दर्द कम होता है, कॉपी में लिखने में होता है, पता है मुझे। এটা স্মুথ রান করে না, এই জন্য আমি তো এখন মানে খাতাতে লিখতেই আমার অসুবিধা হয়, মানে একটা লাইন লিখলে মনে হয়, মানে এটা সিস্টেমটা আলাদা না। तो ये हो जाएगा -1,50,000, ठीक है। तो 50,000 का सीआरआर क्रिएट होगा, ठीक है। अच्छा, अगर इतना बात क्लियर है तो और थोड़ा सा एग्जाम्पल जो है अलग देते हैं। लिख लियो एग्जाम्पल 3, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10%, प्री रिजर्व 2,60,000, ये रुपीस लिखा है, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी issued of nominal value equal 10 at the rate of 10% premium and also CRR. यहाँ पर दोनों चीज ही मैंने निकालने के लिए बोल दिया, मैंने ये भी बोल दिया है कि बोलो कितना सारा इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा और कितना सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि ये मेथड 1 और 2 को मिला के ही करना है, ये क्वेश्चन मुझे खुद ही बोल रहा है। मतलब इनके पास चाहे सफिशिएंट प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी चाहे तो ऐसा कर सकती है, दोनों को कंबाइन करके भी यूज कर सकती है, ठीक है। तो हमें खुद बोल रहा है, तो फिर सबसे पहले तुम लोग को लिखना क्या चाहिए, मैंने तुम लोग को क्या सिखाया, सीआरआर, क्योंकि बोल तो दिया है सीआरआर प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल टू, हाँ, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड। अब इस क्वेश्चन में मैंने फ्री रिजर्व भी दे रखा है, इसका रीजन है क्या है, देखो बताते हैं। यहाँ पर देखो लिखने को क्या लिख सकते हो, ओनली, बाकी कुछ लिख सकते हो नहीं, ठीक है, बाकी हम लोग कुछ नहीं लिख सकते। अच्छा, तो ये फ्री रिजर्व देने का रीजन क्या है, तो देखो कैसे रिडीम हो रहा है, प्रीमियम में, ठीक है। तो
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है ये बोलो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है? 4 लाख का 10%, मतलब मैंने बोला है कि 4 लाख पे 10% एक्स्ट्रा रिटर्न करेंगे तो कितना हो जाएगा 40,000। अब ये 40,000 जो है ये कहाँ से यूज करोगे? फ्री रिजर्व से, ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो फ्री रिजर्व से, ठीक है। और ऐसे भी फ्री रिजर्व तो दोनों को ही अलाउड है, चाहे वो सेक्शन 133 हो या फिर नॉर्मल कंपनी हो। तो क्या पहले फ्री रिजर्व से हमें प्रीमियम रिडीम करना चाहिए? हाँ, फिर सीआरआर में यूज करेंगे, पहले प्रीमियम का रिडीम करना पड़ेगा। तो तुम लोग बोलोगे इसमें भी तो मैम आपने दिया था। हाँ दिया तो था, बट मैंने फ्री रिजर्व वगैरह तो कुछ दिया नहीं ना, उसमें उतना बड़ा एग्जाम्पल बनाया नहीं कि तुम लोग ये प्रीमियम को रिडीम करके दिखाओगे, मैंने तो कुछ दिखाया ही नहीं है, फ्री रिजर्व है ही नहीं यहाँ पर। तो इसमें इस क्वेश्चन में इस एग्जाम्पल में वो कैलकुलेशन नहीं हो पाया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हो जाएगा। ये मेरा पेज आगे पीछे ठीक है। तो फिर यहाँ पर बोलो फ्री रिजर्व से कितना यूज कर लोगे? 40,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं अवेलेबल इन फ्री रिजर्व आफ्टर प्रीमियम रिडीम कितना बचेगा? माइनस कर दो जितना होगा उतना, 2,60,000 40 2,20,000, ठीक है। तो मेरे पास सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए फिर कितना अवेलेबल है? ठीक है, मुझे तो 4 लाख चाहिए, तो हम 2,20,000 तो यूज कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते? पता चल गया सीआरआर में हम कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, 2,20,000। अब मुझे प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कैसे निकालना पड़ता है? कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ क्या होता है? नंबर ऑफ फ्रेश इशू इनटू क्या हो जाएगा? इनटू क्या लिखे? इनटू प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है? नॉमिनल वैल्यू और इश्यू प्राइस विच एवर इज लोअर। तो नॉमिनल वैल्यू 10 है, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो कैलकुलेशन छोड़ो, ऑटोमेटिकली नॉमिनल वैल्यू ही तो मेरा लोअर होगा ना, तो फिर कैलकुलेशन क्यों करो? अगर करते भी हो तो 11 रुपए निकल के आएगा, तो 10 ही कम होगा, तो यहाँ पर हो गया 10। तो अब ये देखो, नंबर ऑफ फ्रेश इशू इंटू 10 इक्वल 4 लाख माइनस 2,20,000। तो नंबर ऑफ फ्रेश इशू कितना हो जाएगा? 1,80,000 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 80। ये तो हम ऐसे एग्जांपल करवा रहे, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये तो वर्किंग नोट का पार्ट हो जाएगा, ये तो मेन क्वेश्चन में आएगा ही नहीं। लेकिन ये चीज जब तक सॉल्व नहीं होगा तो बाकी क्वेश्चन तो कर नहीं पाएंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन में तो बोलेगा एंट्री पास करो, तो उसमें डेटा लिखना है, तो कितना डेटा लिखोगे? सीआरआर के लिए कितना लिखोगे? फ्रेश इशू नहीं पता होगा तो कैसे करके कैलकुलेट? तो ये सब वर्किंग नोट के अंदर आ जाएगा, बट ये स्ट्रांग होना चाहिए इस चैप्टर में, ये वाला पॉइंट ये स्ट्रांग होगा, बाकी तो नॉर्मल कैलकुलेशन नॉर्मल एंट्री है, कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज बता देते हैं। जैसे मान लो मेरा नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड कुछ ऐसा निकल के आया बाई चांस, ठीक है। अभी जैसे तुम लोगों ने कैलकुलेशन किया, कितना आया था? 1,80,000 डिवाइडेड बाई 10 आया था, बट मान लो ऐसा आ गया 1,80,000 डिवाइडेड बाई मान लो 55 आ गया। अब क्वेश्चन तो नॉमिनल वैल्यू और प्रोसीड्स में मान लो 55 ही निकल के आया, आ ही सकता है। क्वेश्चन अगर 55 दे दे तो हम लोग ना थोड़ी बोल सकते, मतलब हम ये बोल रहे हैं ये 10 कहाँ से आया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में 10 दिया, इधर मेरा प्रीमियम 11 हुआ, दोनों का लोअर 10। अब क्वेश्चन बोलेगा हम इसे 55 रखेंगे और इसे 65 हो जा रहा है, तो फिर मुझे कितना लेना पड़ेगा? 55। तो ये तो हो ही सकता है। तो ऐसा होने पे देखो आंसर फ्रैक्शन में निकल के आ रहा है, चेक करो कितना, 3272.73। लेकिन क्या शेयर फ्रैक्शन में इशू कर सकते हो? शेयर को कैसे फ्रैक्शन में इशू करोगे? तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कैसे? अगर 3272.7 है तो इसको कितना लिखेंगे? 3273। ये तो तुम लोग को पता होता ही है मैथ्स के हिसाब से, लेकिन अगर ऐसा है तो कितना लिखोगे? इसमें भी हमें 3 ही लिखना पड़ेगा,
ठीक है। हाँ, इसमें वो मैक्स वाला रूल्स नहीं है, ठीक है। हमेशा नेक्स्ट वाला वैल्यू लेना है। क्या लेना है? नेक्स्ट वैल्यू लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ 0.1 है या फिर 0.2 है, इससे कोई फर्क, मतलब वो 5 वाला रूल्स यहाँ नहीं लगता है, ठीक है, कि पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा हुआ तो नेक्स्ट वैल्यू होगा। यहाँ पर ऑलवेज क्या होगा? नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद वाला ही चला जाएगा, ये 5 नहीं देगा। और कभी कभी क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है, ऐसा फ्रैक्शन आ गया और बोलेगा कि शेयर इशू करो मल्टीपल ऑफ 10 के हिसाब से, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन में ऐड कर रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 10। तो 10 का मल्टीपल मतलब क्या होगा कि शेयर का वैल्यू 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब मान लो ये आंसर आया, फिर बोल रहा है कि मल्टीपल ऑफ 10 के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स बताओ, ठीक है। जीरो नीचे के तरफ नहीं आ सकता, नेक्स्ट नेक्स्ट जाना है। तो 72 के बाद कौन सा? 3280। 70 नहीं होगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा, ठीक है। क्या होगा? 3280 मतलब 70। देखो, मुझे तो लास्ट का डिजिट देखना है ना, लास्ट का डिजिट 0 होगा तो ही तो मल्टीपल ऑफ 10 होगा। तो लास्ट का डिजिट 0 कैसे होगा? 72 के बाद 73 मतलब 3273, 3274, 75, 76, 77, 78, 79, 80 में जाके मल्टीपल ऑफ 10 होगा। अब ये क्यों लेना है? पहले ही बोला ना, हमें हमेशा क्या लेते जाना है? नेक्स्ट वैल्यू लेते जाना है, ठीक है। अगर मल्टीपल ऑफ 50 हुआ तो बोलो क्या आएगा? मल्टीपल ऑफ 100 हुआ तो क्या आएगा? और मल्टीपल ऑफ 500 हुआ तो क्या आएगा? हाँ, 3300। और 100 हुआ तो उसमें भी वही आएगा, 3300। और 500 हुआ तो 350। तो देखो, कंसेप्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया, जो कंसेप्ट हमें चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। बोल रहा है हिंदुजा कंपनी लिमिटेड हैड 5008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। तो ये देखो, कितने सारे प्रेफरेंस शेयर है? 5000। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, मतलब एक एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना होगा? प्रेफरेंस शेयर का मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, कितना होता है? 100 होता है। फुल्ली पेड अप है तो फिर रिडीम हो जाएगा। The company decide to redeem these preference shares at par by the issue of sufficient number of equity share of 10 each fully paid up at par। तो कंपनी कौन सा मेथड फॉलो करी? दो होता है। तो हाँ, सोर्स ऑफ जो है वो क्या हो? आउट ऑफ, नहीं आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं हुआ ना, आउट। हाँ, एक होता है इशू ऑफ शेयर्स, हाँ आउट ऑफ प्रॉफिट, इसमें से इशू ऑफ शेयर्स का यूज कर रहे हैं। अच्छा, कितना शेयर इशू करेगी वो नहीं बोल रहा है, क्या बोल दिया है? सफिशियंट, जितना जरूरत पड़ेगा उतना शेयर इशू करेगी। कितने रुपए वाला? 10 रुपए वाला। तो 10 रुपए नॉमिनल वैल्यू। हाँ, पार पे है तो फिर पार पे है मतलब वो क्या है? नॉमिनल वैल्यू पे ही हुआ है, तो यहाँ पर प्रोसीड्स कितना हो जाएगा? 10 ही होगा, ठीक है, क्योंकि इशू प्राइस भी नॉमिनल वैल्यू है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन। इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन का मतलब कैश का एंट्री कैश बुक में नहीं करना पड़ेगा, सिंपल जर्नल में ही सारा एंट्री आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के बुक्स में ये एंट्री करना। तो फिर क्या कैलकुलेशन, सॉरी क्या लिखोगे? मतलब एंट्री सबसे पहले क्या होगा? पहले शेयर इशू करोगे, तो शेयर इशू करोगे तो शेयर इशू के लिए कितने सारे शेयर इशू करना पड़ेगा वो तो निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालोगे? अभी जैसा सिखाया, इतने सारे एग्जाम्पल किए उसी लिए। तो
हाँ, अब ये तो आसान है, देखो ना, यहाँ तो सीआरआर का कोई यूज नहीं है, तो तुम लोग क्या लिखोगे, बोलो। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड, तो ये वर्किंग नोट का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड, ठीक है। और प्रोसीड्स का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, ये समझाने के लिए एक बार जस्ट लिख दिया, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर 10 आ रहा है लोअर के हिसाब से, और नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड कितना हुआ, कितना प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है, 5100 करके, ठीक है। तो 5000 नंबर ऑफ शेयर्स 100 करके, तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, तो यहाँ से निकल जाएगा कितना सारा सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, 5 लाख बाई 10, तो कितना हो जाएगा 50। अब एंट्री करने के लिए बोला, ये तो हो गया वर्किंग नोट, मैंने पहले ही बोला ना, अभी जो इतना मेहनत करके हम लोगों ने सीखा, ये वर्किंग नोट में ही जाने वाला है, इसका मतलब यहाँ मेन क्वेश्चन से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। मेन वही इन द बुक्स ऑफ हिंदुजा लिमिटेड, तो ये सब स्ट्रक्चर तुम लोग बना लेना, ठीक है। अभी मैंने एक बना दिया, इसमें कोई डेट नहीं है क्वेश्चन में, तो हम भी डेट यूज नहीं कर रहे, लेकिन तुम लोग जब जर्नल एंट्री करोगे तो कॉलम बना के करना, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, एग्जाम में वैसे ही करना पड़ेगा, डेट नहीं रहेगा तो डेट की जगह को खाली रख देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर सबसे पहले शेयर इशू कर देंगे, तो बोलो क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये सब लिखना भी नहीं है, हम बार बार बोल देते हैं, ठीक है, ये ESC ये सब लिख के मिलता है, कितना हो जाएगा, नहीं बहुत से लोग करते हैं, फिर मुझे आके बोलेंगे कि मैम आपने ऐसा किया था इसीलिए, हाँ एग्जाम में ये, इसीलिए मुझे बार बार बताना पड़ता है, एक ही बात को बताते रहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों लिख के आओगे, ऐसा कुछ होता तो नहीं। अब देखो, अगर ऐसा हुआ कि लास्ट का एक क्वेश्चन बाकी है, हाथ में 5 मिनट है, तो छोड़ के आने से अच्छा है लिख के आओ, उनका जो मर्जी कुछ तो दे मार्क्स मिल जाए, अब सभी जगह पे करके आ जाओगे, टाइम बचा के आगे निकल के आ जाओगे, ऐसा थोड़ी तो। बीइंग शेयर इशू होगा, ठीक है। सब सेकेंड एंट्री क्या होना चाहिए, अब प्रेफरेंस शेयर को ड्यू करो, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर कितने परसेंटेज वाला था, 8%, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना लिखेंगे, हमेशा ये नॉमिनल वैल्यू पे ही होता है, तो यहां से देख के ही हम लोग लिख सकते हैं 5 लाख। अगर प्रीमियम होगा तो वो तो अलग से दिखता है ना, प्रीमियम बोल के, इसमें है नहीं, होगा तो अलग से दिखेगा। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बीइंग अमाउंट ड्यू, और इसके बाद पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 5 लाख, being amount बोलो, समझ में आ रहा है कैसे करके करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला तो
तो बोल रहा है कि सी लिमिटेड हैड 10,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड अप, तो रिडीम होगा। द कंपनी डिसाइड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट पार, मतलब यहाँ भी प्रीमियम का कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है, लेकिन बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब फिर से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालना पड़ेगा, ये समझ में आ रहा है, जो कि 10 ईच है। मतलब 10 ईच क्या है? नॉमिनल वैल्यू एट प्रीमियम ऑफ 2, मतलब इशू प्राइस कितना है? 12, 10 रुपए का शेयर 12, तो प्रोसीड्स में क्या जाएगा? 10 जाएगा, ठीक है। As fully paid up, you are required to pass necessary journal entries including cash transaction in the books of company. सेम है, करके देखो। जा। ये मैंने लिख दिया है कि किस चीज का वर्किंग नोट कर रहे, तुम लोग भी लिख लेना एग्जाम में। कैलकुलेशन ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल होना चाहिए नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड कितना हो जाएगा? 10,000 शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू 100, तो 10,000 इंटू 100। और प्रोसीड्स का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, तो नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस में लोअर नॉमिनल वैल्यू आएगा क्योंकि इशू प्राइस प्रीमियम में है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो कितना हो जाएगा? 1। अब एंट्री करने बोला तो एंट्री तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन का हुआ सेम वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला एंट्री क्या होगा? नहीं, उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, या ये तो 12 रुपए करके होगा ना एंट्री। टू इक्विटी शेयर, ये तो इशू का एंट्री है ना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2, तो फिर इंटू 1 लाख, ये एल लिख दिया मैंने, इंटू 1 लाख इंटू 1 लाख, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 12 लाख। 10 लाख 2 लाख बी शेयर इशू, बी इक्विटी शेयर इशू। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर को ड्यू कर दो। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, कितना हो जाएगा? जो नॉमिनल वैल्यू होता है 10 लाख। ये जो वर्किंग नोट है यहां से देख देख के 10 लाख लिख सकते हैं। बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यू, ठीक है। फिर क्या लिखोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो पैसा बच भी जाएगा थोड़ा। 12 लाख मिला था, 10 लाख ही चाहिए, ठीक है। तो थर्ड एंट्री हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख, 10 लाख बी अमाउंट
तीन एंट्री लिख लियो, तीनों का तीनों एंट्री लिखे हो। देखो बोल रहा है जी इंडिया लिमिटेड हैड 9,000 10% redeemable preference share of 10 is fully paid up. The company decide to redeem this preference share at par by the issue of sufficient number of equity share of 9 is fully paid up. तो ये अब वही बोला है, जर्नल एंट्री और कैश ट्रांजैक्शन वही दिखाना है, ठीक है। तो ये भी सेम हो गया, बट इसमें तुम लोग मुझे बोलो कि कितना होगा सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर। मतलब प्रोसेस तो वही है ना, सेम वैसे ही निकालना है। फ्रेश इशू कर 10,000 होगा, ठीक है। तो प्रोसेस तो वही होगा, जैसा अभी तक कर रहे हैं वैसे ही तो करना पड़ेगा ना। ये तो वही मेथड 1 वाला ही तो चल रहा है। मतलब अगर हम लोग देखें तो वही प्रोसीड्स फ्रॉम क्या लिखे, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम, ठीक है। अच्छा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड कितना आएगा, 9,000 शेयर्स 10। अब देखो प्रेफरेंस शेयर नॉर्मली 100 होता है, लेकिन क्वेश्चन अगर खुद से 10 बोलेगा तो मुझे तो 10 ही लेना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्रेश इशू, लिख सकते हो शेयर्स भी लिख सकते हो, एक ही बात है। नंबर ऑफ फ्रेश इशू इनटू हाँ नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्रेश इशू इनटू, अब देखो नॉमिनल वाले इस क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, सीधा सीधा इशू प्राइस 9 बता दिया, लेकिन हम लोग को पता है कि इक्विटी शेयर का नॉमिनल वाले कुछ ना बोले तो कितना लेना है 10, और ये 9 विच एवर इज लोअर लेना पड़ता है, तो यहाँ कितना लेंगे 9, और ये कितना हो जाएगा 90,000। तो फ्रेश इशू हो जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि 10,000। अब इसका एंट्री करना पड़ेगा, तो सबसे पहले शेयर इशू का एंट्री क्या करोगे, डिस्काउंट में शेयर इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स डेबिट, हाँ टू, हाँ। तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा 9 इंटू 10,000, इतना सारा शेयर इशू करेंगे और 90,000 हमें मिलेगा। डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू, अब कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, 1 रुपए का, हाँ 1 रुपए का होगा ना बेस्ट। तो कितना हो जाएगा 2 10 इंटू 10,000 यानी कि 1 लाख बी शेयर इशू। अच्छा, इसके बाद टेन परसेंट में फिलो हम जानेंगे ना, 10% की 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, हाँ इक्विटी शेयर तो सॉरी प्रेफरेंस शेयर तो हम लोग का कितना ना 9,000 इंटू 10, 90,000 ही तो 9,000 इंटू 10, वो नॉमिनल वैल्यू देखो ना, जो वहां लिखे हो वही तो होना चाहिए, हाँ ठीक है। तो 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर 90,000 बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यू। फिर थर्ड नंबर पॉइंट में आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बी अमाउंट पेड,
तो देखो इसमें एक भी हम लोगों ने अभी तक जो क्वेश्चन के एक भी सीआरआर नहीं था, बल्कि इक्विटी शेयर वाला ही अलग अलग तरीके से दिया ताकि वो याद रहे कि कैसे। मेन तो वो प्रोसीड्स वाला बात है, बाकी तो इधर नॉमिनल वैल्यू लिखोगे फिर इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। प्रोसीड्स में क्या लेना है वो याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये वाला, ये मल्टीपल ऑफ 50 जो मैंने अभी सिखाया ना, तो वो बताना है तुम लोग को। बोल रहा है the board of director of a company decide to issue minimum number of equity share of 9, ठीक है। मतलब शेयर कितने में इशू होगा, तो डिस्काउंट वाला हो गया। मतलब अभी जो ऐसा किया वैसा है। टू रिडीम 5 लाख प्रेफरेंस शेयर, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना हो गया, 5 लाख। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन, तो अब प्रॉफिट भी बता रहा है, तो क्या हम लोग सिर्फ शेयर इशू करें? सीआरआर भी बता रहा है। कब मतलब क्वेश्चन पढ़ के ही तो समझ में आ रहा है। जब मुझे बोल दे रहा है कि रिडेम्पशन के लिए यूज होगा, तो मुझे सीआरआर मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ प्रेफरेंस शेयर दोनों ही करने के लिए बोल रहा है। सॉरी, इक्विटी शेयर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय द कंपनी टू एंश्योर दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 आर नॉट वायलेट। मतलब सेक्शन 55 क्या बोला था, देखो मैंने, हाँ, तो वो तो करोगे तो ऑटोमेटिकली शेयर इशू करोगे और उधर सीआरआर क्रिएट करोगे, तो क्रेडिटर का प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली रह जाएगा। Also determine the number of shares if the company decide to issue shares multiple of 50 only। बस यहाँ कैलकुलेट करने बोला है, कुछ एंट्री वेंट्री करने नहीं बोला, ठीक है। तो अब ये वर्किंग नोट में नहीं आएगा। अभी जो हम लोग वर्किंग नोट बोल के, ये मेरा मेन सोल्यूशन का पार्ट होगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ sufficient number of shares to be issued for redemption। इधर क्या आता है वो तो हमें हमेशा पता है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम है। तो अभी तो ये मल्टीपलটা বলেছে, नॉर्मली ওরকম হলেই मल्टीपलটা भागते हैं। और इधर क्या होगा, सीआरआर प्लस नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम, तो ये हम सोच रहे कुछ गलत लिख रहे हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड, वो तो क्वेश्चन डायरेक्टली कैलकुलेट करके दे ही दिया है, कितना है 5 लाख। अच्छा, सीआरआर तो उतने का ही बन सकता है जितना मेरा फ्री रिजर्व होगा। तो देखो मेरे पास फ्री रिजर्व कितना है, क्वेश्चन में बोला है 3 लाख, ठीक है। मुझे तो चाहिए 5 लाख, तो 3 लाख पूरा यूज करना चाहिए। अगर ऐसा होता कि 10 लाख है फ्री रिजर्व में, तब क्वेश्चन कभी नहीं बोलता कि ये भी इशू करो, क्यों बोलेगा, ठीक है। तो 3 लाख है बोल के ही तो फिर फ्रेश इशू का भी बात सोचना पड़ रहा है कंपनी को। तो नंबर ऑफ फ्रेश इशू इनटू नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। इक्वल 5 लाख, थोड़ा नीचे लिखे इक्वल, तो नंबर ऑफ फ्रेश इशू और नॉमिनल वैल्यू कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो कितना मानेंगे, वो तो इशू प्राइस बोला है 9, नॉमिनल वैल्यू कितना मानेंगे 10 और 9 विच एवर इज लोअर, ठीक है। 5 लाख माइनस 3 लाख, तो नंबर ऑफ फ्रेश इशू इनटू 9 हो जाएगा, लोअर लेना है, तो ये कितना हो गया 2 लाख। अब 2 को मतलब ये 9 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो पॉइंट में ही आएगा। 2 लाख डिवाइडेड बाय 9, देखो मुझे 22,203। अच्छा, तो सबसे पहले 222, ये इतना ही आ रहा है 22,223 पॉइंट समथिंग, नहीं और 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो वो लिखना, ठीक है। तो अब मल्टीपल ऑफ 50 होगा तो फिर कितना हो जाएगा, 23 के ऊपर जो भी सोचेंगे।
मतलब नेक्स्ट वाला वैल्यू लेना है ना, तो 23 जो पीछे जीरो आएगा, तो 23 के बाद जीरो तो 30 से आता है, तो क्या 22,230 डिविजिबल बाई 50 है कि नहीं, चेक करो। अगर है तो होगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट जीरो का क्या आएगा, 22,240 आएगा। उससे डिविजिबल नहीं होगा तो 22,250 आएगा ना। লোটা হবে না, মানে পুরোপুরি ডিভাইড হয়ে যাবে, তো 22,250 এটা আসছে। আসলে তো কথা নয়, এটা আসার কথা না, এইটা আসবে, এইটা আসার बिना पॉइंट कह रहे हैं ना ये बात। ठीक है, तो इसको लिखोगे कैसे, मतलब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो कैसे लिखोगे, लिखना है कि एज फ्रैक्शनल शेयर आर नॉट permitted, comma, the minimum number of shares to be issued हो जाएगा 22,223। ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का, मतलब दो क्वेश्चन पूछा है ना, और अगर मल्टीपल ऑफ 50 हुआ तो कितना होगा वो भी लिख पा रहे थे। ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्यों हम लोग 222 पॉइंट को 223 कर दिए हैं, ये लिख के दिखाना जरूरी है। फिर लिखो कि इफ शेयर्स आर टू बी इशूड if shares are to be issued in multiple of 50, then the next higher figure, which is multiple of 50, is, ये रुपीज है, ठीक है, और ये नंबर में है, तो 22,250। तो फिर इस केस में मिनिमम इशू हो जाएगा, हेंस मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी issued in such case is 22 shares। ठीक है, मतलब कुछ एक नीचे मुझे बता देना है कि क्यों हम लोग वो पॉइंट नहीं ले रहे, और ये हुआ तो हायर वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा जो है नेक्स्ट हायर वैल्यू में जाएगा, लोअर में तो नहीं जाएगा ना, वो रूल्स है, तो वो लिख के दिखा देना, ठीक है। अब तुम लोग जैसा चाहो उसको लिखो, ठीक है, बस ये बात होना चाहिए जो लिखा हुआ है। ये वाला देखो, इसमें बहुत सारा चीज कंबाइन है, इसमें जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है बस, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, ये बैलेंस शीट दिया है एक्स लिमिटेड का, इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ट्रेड पेबल, पीपीई, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मुझे पता नहीं कि बैलेंस शीट टैली कर रहा है कि नहीं, चेक करके देखो, तो करके तो दिया नहीं, ये तीन और इधर ये तीन वैल्यू ऐड करने से इक्वल आएगा तो टैली करेगा। 2,90,000, 48, 56, बाकी माइनस माइनस कर तो जीरो आने से टैली हो जाएगा। फिर भी दिया नहीं है तो करेगा, ठीक है। मुझे लगा क्या पता आधा अधूरा है कि नहीं, एक्स्ट्रा है कि नहीं, तो ये सब है, टैली हो रहा है, ठीक है। तो बोल रहे द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 50 ईच इक्विटी शेयर ऑफ 2,25,000। अच्छा, तो ये शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कितना है वो हम लोग को बता दिया, ये देखो
₹50 वाला इक्विटी शेयर है तो बोल रहा है 2,25,000, मतलब इसमें 2,25,000 ये रुपीज में दिया हुआ, इतने रुपए का, हाँ इतने रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है, वही बोला है। एंड 100 इज प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 65,000, और 65,000 रुपीज का क्या है, प्रेफरेंस शेयर। क्या ये दोनों ऐड करने से इतना ही आ रहा है? 2,90,000 चेक करो, आ रहा है ना उतना? तो इक्विटी और प्रेफरेंस मिला के इतना है। अब इक्विटी का जो है नॉमिनल वैल्यू कितना है, ठीक है, और इसका नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया, 100। अब देखो जैसा क्वेश्चन बोलेगा, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। अब ये इशू हुआ है 1/4/21 को, रिजर्व एंड सरप्लस जो है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस है ओनली, तो ये रिजर्व सरप्लस सिर्फ क्या डिनोट कर रहा है, पीएल। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, कंपनी को प्रीमियम में रिडीम करना है 10%, तो फिर 65,000 पे अगर 10% प्रीमियम लगेगा तो कितना, 6500 हो जाएगा। अब ये प्रीमियम कहां से राइट अप होगा, पीएल से, एक ही तो पड़ा है पीएल, तो पहले पीएल से प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे, फिर अगर सीआरआर क्रिएट करने बोलेगा, जो कि क्वेश्चन आगे मैंने पढ़ा नहीं है, तभी सीआरआर में बाकी बचा हुआ अमाउंट यूज कर सकते हैं। अब मैंने भी अपने एग्जांपल में कैसा कर रहा हूँ, ठीक है, जो रिजर्व लिखा था, ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन, अच्छा ये हो गया। अच्छा क्या क्या किया है इन्होंने, इन्वेस्टमेंट बेचा है पैसा जुगाड़ करने के लिए 15,000 पे। इन्वेस्टमेंट कहाँ था, ये देखो 18,500 का इन्वेस्टमेंट कितने में बेच दिया, तो लॉस है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड करेंगे। टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड सब्जेक्ट टू लीविंग ए बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। अच्छा अब बोल रहा है कि कंपनी अपना फंड यूज कर सकती है, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से 31,000 जो है वो यूज कर सकती है, लेकिन कंडीशन है कि 12,000 रख दे, ठीक है, पूरा यूज नहीं कर पाएगी, मतलब 31 माइनस 12 करने से जितना होगा उतना यूज कर पाएगी। टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ 50, अच्छा इशू भी क्या होगा, ₹50 वाला ही इक्विटी शेयर उन्होंने इशू किया है। टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड रिक्वायर्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास तो दो ही मेथड होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ, यहाँ पर दोनों चीजें हो रहा है, नहीं हो रहा है, शेयर इशू तो नीचे बता रखा है, और यहाँ पर वो करने के बाद अब देखो जो इक्विटी शेयर आएगा उससे अगर सफिशिएंट नहीं होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। अब इस चीज को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कि मुझे जितना पैसा चाहिए उतना मेरे पास है कि नहीं, मतलब ये ऐसे करके हाँ सारी चीजों को देखना पड़ेगा। देखो कैलकुलेशन ऑफ कैश अवेलेबिलिटी, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों, देखो मुझे कितना कैश चाहिए बोलो, तो मुझे अगर रिडम्पशन करना है तो मुझे कितना कैश चाहिए, 65,000 प्लस 6,500 रिडम्पशन का मिला के, तो टोटल कितना होता है 71,500। और ये सब जो भी 71,500 पे ऑफ करेंगे उसके लिए क्या क्या मेरे पास अवेलेबल है बोला है, हम इन्वेस्टमेंट बेच सकते हैं, हम पैसा यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी रेस्ट्रिक्शन दे दिया कि 31 पूरा यूज नहीं कर पाएंगे, कितना यूज कर पाएंगे 12,000 रख के बाकी यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास इक्विटी शेयर होल्डर को देने के लिए क्या कैश अवेलेबिलिटी है, सबसे पहले है मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कैश, ठीक है, इसमें से हम दे सकते हैं किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे सकते हैं माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। अच्छा अब अगर इसमें से पूरा नहीं हुआ तो हम और पैसा कहां से ला सकते हैं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और कहां से ला सकते हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम, मतलब कैश कहां कहां से आएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इश्यू या इश्यू ऑफ शेयर्स। इक्वल मेरा क्या होना चाहिए, तुम लोग बोल सकते हो, मतलब नहीं वो तो सीआरआर और ये मिला के होते, यहाँ तो हम लोग कैश अवेलेबिलिटी को, हाँ क्लोजिंग सही हुआ है, क्लोजिंग कैश बैलेंस वही तो 12,000 होगा ना। देखो मेरे पास, मतलब देखो मैंने यहाँ से पैसा जुगाड़ किया, यहाँ से किया, मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ था, ठीक है, जैसे मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, मैंने शेयर इशू करके पैसा जुगाड़ कर लिया, मेरे पास पहले से कुछ पैसा था, वो टोटल जो भी अमाउंट मेरे पास था उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जितना देना है, देने के बाद मेरे पास कितना बचा हुआ है, ठीक है, ये बचना चाहिए, तो इससे हम कैश अवेलेबिलिटी पता कर रहे हैं।
ठीक है, तो बोलो ओपनिंग बैलेंस में कितना है? 31,000। इक्विटी शेयर होल्डर सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पे करोगे? 65,000 प्लस 65,000 का 10%। इन्वेस्टमेंट बेच के कितना मिल रहा है? 15,000। और प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू वो मुझे नहीं पता, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ फ्रेश इशू इनटू नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। क्लोजिंग मेरा कितना होना चाहिए? ये क्वेश्चन में फिक्स कर दिया है कि क्लोजिंग में 12,000 ही होना चाहिए। तो 31,000 माइनस ये कितना आ जाएगा? ठीक है, प्लस 15,000 प्लस नंबर ऑफ फ्रेश इशू इनटू नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। इसमें क्या आएगा? नॉमिनल वैल्यू 50 है, इशू प्राइस भी 50 है, तो क्या आ जाएगा? 50 ही आ जाएगा, 12,000। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रेश इशू इनटू 50 करने पे कितना आएगा? तो ये हो गया 12,000। इधर वाला एडजस्ट करने पे कितना आ रहा है? प्लस ना माइनस? माइनस प्लस होगा। माइनस 50 बीच में अमाउंट भरा है प्लस 71। अच्छा माइनस हाँ एदिके तो प्लस हाँ हम एदिके लिखे थे सर। 37 नंबर ऑफ फ्रेश इशू इनटू 50 इक्वल टू 30,500। तो नंबर ऑफ फ्रेश इशू 37,500 डिवाइडेड बाय 50 7। इसको ऐसे करके हमें निकालना पड़ा, क्यों पता है? क्योंकि अगर तुम लोग नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर को भी रिडीम करोगे तो उसमें तभी निकाल पाते ना जब सीआरआर और ये जो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू है इसमें से कुछ एक पता हो। जैसे इसमें तो देखो ये तो मुझे पता है नहीं, ठीक है, इसमें से क्या पता है? 50। और अगर सीआरआर का भी देखोगे तो कितना सीआरआर क्रिएट करना है वो कैसे पता करोगे? क्योंकि दोनों तो मिला के हो रहा है, मेरा तो दोनों अमाउंट ही अननोन है। मतलब अगर हम कंबाइन वाला लिख के करें तो मेरा तो सीआरआर भी अननोन हो गया, मेरा प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू भी अननोन हो गया, तो हम कैसे निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। तो उस ये वाली प्रोसेस से मैंने निकाल लिया कि मेरे पास कितना सारा शेयर्स फ्रेश इशू में जाना चाहिए। अब सीआरआर निकालो, अब वो वाला कंबाइन वाला डेटा लिख के सीआरआर निकालो, तो कैसे लिखोगे? ऐसे सीआरआर प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड। ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम्ड कितना है? 65,000 नॉमिनल वैल्यू ये है, इस पे तो प्रीमियम लगा था। सीआरआर निकाल लेंगे, फ्रेश इशू कितना हो जाएगा? 750 शेयर्स और एक एक शेयर कितना करके इशू हो रहा है? 50 करके। तो सीआरआर कितना हो जाएगा? 65,000 माइनस 37,500। तो सीआरआर कितना हो जाएगा? 27 नहीं, 275,000 अब देखो समझ में आ रहा है? अगर तुम लोग पहले ही इसको लिख देते जैसे कि अब तक हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे तो ये तुम लोग को पता है। इसमें ना तो सीआरआर पता था ना तो ये पता था, तो दो अननोन फिगर को लेके कैसे करके इसको कैलकुलेट करोगे? नहीं कर पाओगे। तो हमें जो भी कंडीशन दिया था उससे हम लोगों ने इसलिए क्या चेक कर लिया? कैश अवेलेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि हमें कंडीशन पता था ना कि क्लोजिंग कैश बैलेंस, तो बचा हुआ पैसा क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के बाद जो पैसा बच सकता है, क्योंकि हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, तो ये पैसा जुगाड़ करेंगे, ये पहले से था, ये दे दिया, फिर 12,000 बच जाना चाहिए। ठीक है, तो ये करते वक्त हमें नंबर ऑफ फ्रेश इशू मिल गया, जिसको यूज करके हम लोग यहाँ पर सीआरआर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एंट्री करना है तो करो। सबसे पहले क्या एंट्री करोगे? हाँ, ये सेल बोला है तो एक एक करके एबीसी के हिसाब से करो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल रहा है तो इन्वेस्टमेंट बेचो। बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 लॉस था, पीएल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से होगा? जितना उसका बुक वैल्यू था।
हाँ 18,500 देखो उसका बुक वैल्यू था, इतने का 15 में बिक गया तो लॉस हो रहा है कितना 3500 बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट। फिर सेकेंड, इसके बाद क्या पॉइंट बोला है देखो, बोल रहा है कि ये तो बोल रहा है बैंक बैलेंस रखने के लिए, इसका थोड़ी ना कोई एंट्री होगा, शेयर इशू का एंट्री कर दो तो क्या होगा बैंक, हाँ ये तो नॉमिनल वैल्यू पे ही हो रहा है तो कुछ प्रीमियम वगैरह तो है नहीं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 37,500 मतलब 750 इंटू 50, 37,500 बी इक्विटी शेयर इशू, ठीक है। इसके बाद कौन सा एंट्री करोगे, हाँ प्रेफरेंस शेयर वाला एंट्री करो। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसको बोलते हैं, वो तो लॉस है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम तो प्रॉफिट होता है, ठीक है उल्टा हो जाएगा वो नहीं लिखना है। अच्छा बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, अब इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है डेबिट, ठीक है कितना परसेंटेज वाला था बोल रखा है देखो यहाँ पर, कहाँ चला गया, अच्छा कुछ बोला नहीं है, बोला नहीं है तो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो ये 65,000 ये 6500 तो कितना आया था मेरे 71,500 बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यू, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद प्रीमियम को राइट ऑफ कर दो तो क्या हो जाएगा, क्या यूज करोगे तो देखो सिर्फ तो पीएल ही है, जो भी लिखो पीएल नाम से ही लिखना पड़ेगा, तो पीएल अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो 6500 6500, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो कहाँ से क्रिएट होगा, वो भी पीएल से होगा, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, तो सीआरआर कितने का क्रिएट हुआ है देखो, हाँ कैलकुलेट किया है देखो, हाँ 27,500 ही तो है, 27,500 का सीआरआर क्रिएट हुआ, ठीक है। तो पीएल टू सीआरआर, अच्छा ये दोनों मिला के कितना हो रहा है चेक करो, तो पीएल में इतना अवेलेबिलिटी था तो 27,500 प्लस 6500 48 है ना, यही है 48,000, तो ये हो गया सीआरआर क्रिएट कर लिया, इसके बाद क्या एंट्री होगा पेमेंट ना, हो तो गया, और क्या करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर बैंक, कितना लिखेंगे 71,000 71,500 बीइंग अमाउंट पेड, इसका नाम ये लिखना भूल गए क्या बोलते हैं इसे नैरेशन, और इसमें लिखना है रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम, हाँ रिटर्न ऑफ, और ये वाला सीआरआर क्रिएटेड, बस ये लिख, ठीक है। तो अभी जितना किया हम लोगों ने समझ में आया, ठीक है बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।